पाकिस्तान एक अमेरिकन एसेट है, उसका उपयोग क्या करते हैं अमेरिका? क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया ऑन डिमांड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना जो बिजनेस एम्पायर है, इट इज इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान बिग टाइम, लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट? कि who is really controlling the world order? एसेंशियली यूनाइटेड स्टेट्स पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। अगर आप दुनिया से ट्रेड करते हो और यूएस ने डिसाइड किया कि आपको ट्रेड नहीं करने देंगे, तो आपके ऊपर वो अलग अलग प्रकार के सैंक्शंस लगाएंगे और उससे आपका सारा ट्रेड बंद हो जाएगा। यूएस के पास इतनी पावर आई कहाँ से? सबसे पहला जो यूएस का एडवांटेज है वो उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन है। उसमें उन्होंने 19th सेंचुरी में एक मनरो डॉक्ट्रिन इंप्लीमेंट किया था। मतलब यू कैन नॉट इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी नेशन इन द अमेरिकास। बिकॉज उस टाइम पे तो यूके एंड ईयू ज्यादा बड़े पावरफुल होंगे ना। यूके के पास पूरा ब्रिटिश एम्पायर था और उनका क्राउन ज्यूवल था इंडिया, जहां से सारे के सारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहा था यूके और अपने आप को एनरिच कर रहा था। तो उस समय अगर यूएस ने यूके को मदद नहीं किया होता विद सप्लाईज एटसेट्रा, आर्म्स, एम्युनिशन, तो यूके डूब जाता। इस समय भारत के पास क्या है ऐसा? भारत के पास मार्केट है, भारत के पास पॉपुलेशन है, लेकिन भारत आज इस 2026 में it is not a major manufacturing power. We have one of the worst education systems in the world. So that is one reform India has to do. इंडिया इस टाइम पे कौन सी चीज में बहुत अच्छा है? तो we are going through a very tough period of time और ये जो tough situation है वो और tough होने वाला है। How do you think India can get things right? हम बहुत जगह पे बात करते हैं कि यार दुनिया को कौन चला रहा है, राइट? तो हमें आज आपसे समझना है कि हु इज रियली कंट्रोलिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। जी, तो उस पर बात करेंगे। बताइए कौन कौन चला रहा है देश को हमारे, कौन चला रहा है दुनिया को हमारे? देश को तो हमें चला रहे हैं, लेकिन विश्व को एसेंशियली जो सबसे पावरफुल नेशंस जो होते हैं, सबसे ताकतवर नेशंस होते हैं, दे जनरली कंट्रोल कि दुनिया में किस प्रकार से चीज़ें होती है। सो फॉर एग्जांपल एक सबसे बड़ी लाइफ लाइन है दुनिया की, वो है इकोनॉमी। जी, सारे राष्ट्र एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, किसी न किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। हर एक नेशन के पास हर चीज़ें नहीं होती, सारे रिसोर्सेज नहीं होते, तो उनको कहीं और से खरीदना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कुछ नेशंस, कुछ देश फूड स्टफ्स खरीदते हैं, पल्सेस खरीदते हैं, राइस, वीट, ये सब खरीदते हैं कहीं और से। कुछ नेशंस मैन्युफैक्चरिंग पावर्स होते हैं, लेकिन उनके पास मटेरियल्स नहीं होते, मिनरल्स एंड ऑल दैट, तो वो कहीं से लाना होता है। सो हर जगह, और कुछ जगह पे कुछ नेशंस ऐसे होते हैं कि काफ़ी पैसा है, लेकिन दे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स लेते हैं, कहीं और से इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। एवरीबडी नीड समथिंग, एवरीबडी हैज समथिंग टू ऑफर किसी और को। और ये पूरा सिस्टम जो है वो ट्रेड सिस्टम है, कमर्शियल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो होता है, जो प्रोसेस होता है, इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। आप कंटेनर शिप्स में गुड्स फिट करेंगे, फिर वो शिप जाएगा समुद्र में और अलग अलग देशों पे जाएगा। तो ये सब, इनको हम कहते हैं ट्रेड राउट्स। और एंड ट्रेड राउट्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड राउट्स है, यू नो, ईस्ट टू वेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर चाइना को इंपोर्ट करना है ऑयल, फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट से, वेस्ट एशिया से, तो उनके कंटेनर शिप्स आएंगे और इंडियन ओशन से निकलेंगे, एंड दे पास थ्रू इंडियन टेरिटरी, और फिर वो 2-3 चोक पॉइंट से निकलेंगे, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर स्टेट ऑफ मलाका एंड ऑल दैट। तो ये जो पूरा सिस्टम है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, ग्लोबल ट्रेड राउट्स है, इस पूरे सिस्टम को एसेंशियली यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल करता है। ओके, उन्होंने ग्लोबल एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। दे पेट्रोल द ओशंस ताकि सेफ्टी रहे ट्रेड राउट्स में। और जितने भी मेजर देश है दुनिया में, जो इंडस्ट्रियल नेशंस एंड सो ऑन, वो सारे के सारे अलाइंड हैं विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये एसेंशियली ग्लोबल सिस्टम है, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स मोस्टली उसको कंट्रोल करता है। अब दूसरा, अभी इमर्जिंग पावर्स है देश में आज के दिन में 2025-2026 के आसपास। एक तो चाइना है, एक तो रशिया है, एक तो इंडिया है। दीज आर इमर्जिंग पावर्स। चाइना इज वे मोर इमर्जिंग देन इंडिया। और ये चाइना रशिया अभी अपना एक, यू कैन से, काइंड ऑफ अलायंस बना रहे हैं। उनके साथ नॉर्थ कोरिया भी है, ईरान भी है, और कुछ और नेशन है। तो वो अपना अलग से एक ग्रुपिंग बनाना चाहते हैं और एक अलग से अपना सिस्टम बनाना चाहते हैं। सो एसेंशियली वर्ल्ड ऑर्डर को बाइफरकेट करना चाहते हैं। एक वेस्टर्न ऑर्डर रहेगा और एक ईस्टर्न ऑर्डर रहेगा। सो एसेंशियली इफ यू डिसरिगार्ड पास्ट 5 years, एसेंशियली यूनाइटेड स्टेट्स पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। ओके, अगर आप दुनिया से ट्रेड करते हो और यूएस ने डिसाइड किया कि आपको ट्रेड नहीं करने देंगे, तो आपके ऊपर वो अलग अलग प्रकार के सैंक्शंस लगाएंगे और उससे आपका सारा ट्रेड बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर उन्होंने सैंक्शंस लगाए, इसका मतलब ये है कि नो अदर कंट्री इज अलाउड टू ट्रेड विथ यू, अदरवाइज दे विल आल्सो फेस consequences. मुझे ना इस पे ये पूछना है कि यूएस के पास इतनी पावर आई कहाँ से? लाइक हु गिव इट टू देम?
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ पैसा आने से वो पावर आती है, नहीं जी। राइट? देर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई अ नेशन बिकम्स वेयर यूएस करंटली इज। जी। यूएस इतना इतना दमदार बना कैसे? जी, बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ। 19वीं शताब्दी में यूनाइटेड स्टेट्स इतना कुछ पावरफुल नहीं था, लेकिन उनके पास बहुत बड़ी टेरिटरी थी। सबसे पहला जो यूएस का एडवांटेज है वो उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन है। एसेंशियली यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक आधा कॉन्टिनेंट है पूरा, ह्यूज लोकेशन। और ईस्ट में दे आर प्रोटेक्टेड बाय द अटलांटिक ओशन, और वेस्ट में उनको प्रोटेक्ट करता है पैसिफिक ओशन। बहुत बड़े ये ओशन है, समुद्र है, जिनको क्रॉस करना और यूएस को अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। तो सबसे पहले उनके पास बहुत बड़ा ये प्रोटेक्शन है ज्योग्राफिकल। फिर उन्होंने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है कि पूरा जो अमेरिकाज वाला रीजन है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसमें उन्होंने 19th सेंचुरी में एक मनरो डॉक्ट्रिन इंप्लीमेंट किया था। मनरो डॉक्ट्रिन का मतलब ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी नॉन अमेरिकन नेशन को अलाउ नहीं करेगा टू इन्फ्लुएंस एनी नेशन इन द अमेरिकाज। अच्छा। मतलब यू कैनॉट इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी अमेरिकन नेशन इन द अमेरिकाज। अगर आप यूरोप हो, अगर आप यूके हो, अगर आप फ्रांस हो, अगर आप स्पेन हो, आपको वापस कोलोनाइजेशन एक्टिविटीज शुरू करनी है साउथ अमेरिका में, यूएस अलाउ नहीं करेगा। नोबडी इज अलाउड टू इंटरफियर। एसेंशियली उन्होंने क्या कहा कि वी विल बी द ओनली हेजेमन इन द अमेरिकाज। उस समय उनकी शक्ति इतनी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ी, उनका बिकॉज इकोनॉमिक उस टाइम पावर पे तो यूके एंड ईयू ज़्यादा बड़े पावरफुल होंगे ना, जिस टाइम पे यूएस ये सब करने की कोशिश कर रहा था। जी, उस समय यूके सबसे ताकतवर था। करेक्ट। यूके के पास पूरा ब्रिटिश एम्पायर था। द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। इतने सारे टेरिटरीज थे उनके पास। और उनका क्राउन ज्यूल था इंडिया, जहां से सारे के सारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहा था यूके, और अपने आप को स्वयं को बहुत ही Strengthen कर रहा था। स्ट्रेंथन और इनरिच कर रहा था। करेक्ट। फिर क्या होता है कि अर्ली 20th सेंचुरी में पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, पहला विश्व युद्ध, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध होता है, उसके बीच में बहुत सारा जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है। उसके कारण यूके धीरे धीरे वीक होने लगता है। एक्चुअली धीरे धीरे नहीं, काफी रैपिडली वीक होने लगता है। एंड यूके हैज टू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन द यूएस फॉर रिसोर्सेज। देखिए, फॉर एग्जांपल सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ने पूरा का पूरा यूरोप खा लिया, सिर्फ यूके बचा था, और एंड जर्मनी वाज अटैकिंग यूके। तो उस समय अगर यूएस ने यूके की मदद नहीं किया होता विद सप्लाईज एटसेट्रा, आर्म्स, एम्यूनिशन, तो यूके डूब जाता। तो यूएस ने क्या किया उस समय, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय, पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर दिया। दे स्टार्टेड चर्निंग आउट वेपन्स एंड म्यूनिशंस एंड प्लेन्स एंड टैंक्स एंड व्हाट नॉट। और ये सब इवेंचुअली यूएस ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री किया आफ्टर द पर्ल हार्बर इंसिडेंट। और ये सब यूएस ने यूके को फ्री में कुछ नहीं दिया। यूएस ने यूके को, एसेंशियली यूके वेंट इनटू डेट टू गेट ऑल दिस स्टफ फ्रॉम द यूएस। और ये जो डेट था यूके का, वो 21st सेंचुरी तक दे वर रीपेइंग दैट। ओके। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक क्या हुआ कि द यूएस बिकेम द प्राइमरी पावरफुल नेशन, क्योंकि उनके पास इतना महान ह्यूज जाइगेंटिक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था। उनके पास जो रिसोर्स चाहिए सारे के सारे उस कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। सो बेसिकली वर्ल्ड वॉर मेड देम पावरफुल इन ए वे, क्योंकि Yes. उसको पैसा उनको वहां से मिला अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेच बेच के। जी, एंड दे प्लेड देयर कार्ड्स राइट, दैट दे मेड देमसेल्व्स द मोस्ट पावरफुल नेशन। अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, तो यूरोप इज डेवास्टेटेड, टूटा फूटा है पूरा यूरोप, और यूके बहुत बुरी तरह से ऋण में है टू द यूएस। तो यूएस ने फिर नेटो बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा कि वी विल गारंटी द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, जो भी नेटो के अंदर आते हैं। ओके, बट दैट मेड द यूएस द मेजर पावर इन वेस्टर्न यूरोप। और आई थिंक 1954 में यूएसएसआर ने कहा कि वी वुड लाइक टू आल्सो जॉइन नेटो। यूएस ने कहा यू आर नॉट अलाउड। फिर यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट का नया दूसरा अलायंस बनाया ईस्टर्न यूरोप में। सो दैट वाज द कोल्ड वॉर। 1944-45 व्हाई में डिड यूएस सेड यूएसआर इज नॉट अलाउड? ऐसा क्यों बोला? वी डोंट वांट यू इन नेटो, वी रिगार्ड यू एज एन एडवर्सरी। आप हमारे मित्र नहीं बन सकते, हम आपको दुश्मन की तरह देखते हैं। और उस टाइम पे सिर्फ सिचुएशन दुश्मन की तरह इसलिए देखते थे बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर? नहीं, हाँ। सिचुएशन, वो यूएसएसआर को एज ए दुश्मन इसलिए देखते थे क्योंकि यूएसएसआर हैड मोर टेरिटरी देन देम एंड दे हैड द पोटेंशियल टू बी मोर पावरफुल देन द यूएस। ओनली द पोटेंशियल, सो इट वाज अ परसीव्ड थ्रेट। Not just potential, but during the Second World War, Stalin had created this industrial complex of the USSR. अगर एक nation industrialized है, it can manufacture anything, including the most dangerous things, इंक्लूडिंग द वेपन्स, including the weapons. जो मेनली यूएस का काम था बेचना दूसरों को, तो उनको एक थ्रेट था उससे। हाँ, लेकिन by the time the Second World War ended, USSR ने भी पूरा अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना लिया था। They had a huge gigantic army और सब कुछ बना सकते थे वो। So यूएस ने कहा कि भाई हम तो आपसे डरते हैं, आप तो बहुत डेंजरस हो, आप हमारे अलायंस में कैसे आ सकते हैं? राइट। तो तब ये कोल्ड वॉर हो जाता है। और 1944-45 में एक ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ, जिसमें एसेंशियली इट वाज डिसाइडेड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यूएस डॉलर, विश्व का रिजर्व करेंसी बन जाएगा। करेक्ट। सो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द हेजेमनी ऑफ द यूएस डॉलर। तो उसके बाद क्या होता है कि कोल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने जापान पे 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए, जापान को
कब्जा कर लिया। 1945 में यूएस ने जापान पर कब्जा किया। ओके, दे मिलिट्रीली ऑक्यूपाइड जापान। फिर उन्होंने जापान का कॉन्स्टिट्यूशन खुद के हाथों से लिखा 1945 में। आज भी वही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक भी शब्द चेंज नहीं हुआ है। ओह ओके, और आज अगर आप जापान को देखेंगे, जापान का मैप देखेंगे, तो उसके ऊपर आपको एक एटलीस्ट 120 या 130 परमानेंट यूएस मिलिट्री बेस दिखेंगे उसके ऊपर। इवन टुडे Even today, Japan is under permanent military occupation since 1945. Japan is not a free country. जापान सॉवरेन राष्ट्र नहीं है। 1950s में कोरियन वॉर हुआ, उसके बाद उसके अंत में यूनाइटेड स्टेट्स ने साउथ कोरिया पर भी उसी प्रकार का कब्जा किया। आज भी यूएस के बहुत सारे मिलिट्री बेसेस परमानेंटली साउथ कोरिया के सॉइल पर है। सो साउथ कोरिया और जापान अंडर यूएस परमानेंट मिलिट्री ऑक्यूपेशन है। 1945 के बाद जर्मनी केम अंडर परमानेंट यूएस मिलिट्री ऑक्यूपेशन। जर्मनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन एसेंशियली यूएस ने ही लिखा है। सेम थिंग हैपेंड टू इटली। ओके, तो अगर आप देखेंगे यूएस के पास कितने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मिलिट्री बेसेस है, मतलब अपने टेरिटरी पर नहीं कहीं और पे, मोर देन 700, मोर देन 800। इवन पाकिस्तान वी हैव सीन, पाकिस्तान का अफगानिस्तान, या जी बागराम उनके पास था। करेक्ट। तो अभी आज के समय में लगभग 700-800 से अधिक उनके पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मिलिट्री बेसेस है पूरी दुनिया में। और उन्होंने क्या किया 1950, 60, 70s में बहुत सारे नेशंस के साथ म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट बनाए और अलायंस ट्रीटीज बनाई। उन्होंने नेटो तो बनाया ही, उन्होंने बहुत सारे ऐसे बायलैटरल ट्रीटीज बनाई। और उन्होंने क्या किया कि वी ऑफर यू आवर प्रोटेक्शन। ओके, अगर आपके ऊपर हमला होगा तो वी विल ट्रीट इट एज हमला ऑन अस, अगर हम पे हमला होना है तो यू विल कम टू आवर एड, इस प्रकार का। बट व्हेन यू आर अ वेरी पावरफुल नेशन और ये बहुत वीक है, तो ऑब्वियसली यू आर प्रोटेक्टिंग देम। करेक्ट। बट इन रिटर्न व्हाट आर दे गेटिंग द नेशंस? यूएस को क्या मिल रहा है उससे? यूएस को पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज मिल रही है हर जगह। मतलब अग्रीमेंट में मे बी एक क्लॉज होगा कि यू विल गिव अस आवर पोर्ट, योर पोर्ट, आपका पोर्ट है, हम उसको उपयोग करेंगे। So trade benefits, trade routes, more and more bases in the country. Exactly, all kinds of benefits. अलग, see, depending on the kind of agreement कि you उसमें sign. उस कंट्री में क्या रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से भी सोचना है कि मतलब इस कंट्री में अगर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो मे बी दैट इज द रीजन व्हाई दे वांट टू डू इट, ऑल ऑफ दैट। तो एसेंशियली उनका फुटप्रिंट पूरे विश्व में इस तरह से आ गया। और सारे के सारे नेशंस एसेंशियली उनके वसाल स्टेट्स बन गए। वसाल स्टेट मतलब सब्सिडरी स्टेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुप्ता साम्राज्य के समय, ओके, 5th 6th सेंचुरीज ईडी के आसपास गुप्ता साम्राज्य पाटलिपुत्र में सेंटर्ड था, कैपिटल पाटलिपुत्र था। और भारतवर्ष में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे जो एसेंशियली ऑफिशियली गुप्ता साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे, बट एवरी ईयर दे पेड ट्रिब्यूट, मतलब मनी, टू द गुप्ता साम्राज्य। एंड वहाँ के हमारे जो किंग्स थे उन छोटे राज्यों के, वो कहते थे कि मैं यहाँ का राजा हूँ, लेकिन महाराजा धीराज तो पाटलिपुत्र में है, वो हमारे पिताश्री है या हमारे बॉस है। सो दैट इज कॉल्ड अ क्लाइंट एंड वसाल रिलेशनशिप, द ओवरलॉर्ड एंड द वसाल। तो इस तरह से यूएस ने एसेंशियली बहुत सारे राष्ट्रों को ऐसे वसालाइज कर दिया। ये शब्द वसाल आज इस प्रकार से यूज नहीं होता है। हम वो कहते हैं कि ये हमारे अलाइज है या फिर वी हैव सम काइंड ऑफ व्हाटएवर, बट उसका मतलब वही है। सो इट इज द सेम ओल्ड इंपीरियल सिस्टम इन 21st सेंचुरी कंटेक्स्ट। तो इस तरह से धीरे धीरे यूएस बहुत ही ताकतवर हो गया। यूएस डॉलर वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी है, मतलब आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करोगे इट हैज टू बी एसेंशियली गो थ्रू यूएस डॉलर्स। और even 57% of the average global forex exchange reserves even today are US dollars. yes, और इसको उन्होंने कैसे एनफोर्स किया? उन्होंने बहुत बड़ा नेवी बनाया, उन्होंने पूरी दुनिया में मिलिट्री बेस बनाए। तो कोई राष्ट्र अगर यूएस डॉलर को में ट्रेड करना बंद कर देगा, दे विल इमीडिएटली फेस Sanctions. नॉट जस्ट सैंक्शंस, मे बी इवन मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस। सो यूएस मिलिट्री इतनी ताकतवर है, उनका इतना बड़ा ग्लोबल फुटप्रिंट है कि दे कैन इंटरवीन anywhere on the globe at लगभग 60 minutes notice. And this enforces the hegemony of the US dollar and everything else. तो इस तरह से धीरे धीरे यूएस ने अपना बल बढ़ाया। और दूसरी बात ये है, हम अभी बात कर रहे थे ब्रिटिश एम्पायर की, ब्रिटिश साम्राज्य की। ब्रिटिश एम्पायर ग्लोबल सुपर पावर था 19th सेंचुरी के अंत तक, इवन 20th सेंचुरी की शुरुआत तक। भारत उनका सबसे बड़ा प्राइज था जिसके ऊपर उनका कब्जा था हमारे ऊपर, राइट? तो क्या हुआ ब्रिटिश साम्राज्य का? अचानक गायब कैसे हो गया? हाउ डिड इट इवेपोरेट? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हालत हुई ब्रिटेन की, अपने देश को भी बचाने में उनको किसी और की मदद लेनी पड़ी। उससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश एम्पायर ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था दुनिया भर में, पोर्ट्स का, जो राष्ट्र उनके कब्जे में थे, ट्रेड राउट्स को वो कंट्रोल करते थे, वो सारा ट्रांसफर हो गया फ्रॉम लंदन टू वाशिंगटन। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट रहा, लेकिन उसका जो कंट्रोलिंग सेंटर था, एसेटशिप थी, कुछ भी कह लो, हाँ जी, वो लंदन से वाशिंगटन चली गई। सो द एंटिटी क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश एम्पायर स्टिल एग्जिस्ट्स। वही चीज है, लेकिन उसका ओनरशिप कहीं और है। ओके, सो द ब्रिटिश एम्पायर ट्रांजिशनड इनटू द अमेरिकन एम्पायर, और आज यूएस एम्पायर का पूरे दुनिया में सबसे बड़ा बल है, एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन द वर्ल्ड टुडे। तो इस प्रकार से यूएस इतना पावरफुल हुआ। बट पीछे मैंने नोट किया था कि अ लॉट ऑफ कंट्रीज
उन्होंने कोशिश की थी कि हम यूएस डॉलर में अब ट्रेड नहीं करेंगे। अभी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ लोग पीछे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है। इनफैक्ट आईएनआर की भी बात हो रही थी कि हम अपने आईएनआर में ही पेमेंट करेंगे, यूएसडी में नहीं पेमेंट करेंगे। मुझे बताओ इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है एज अ नेशन। अगर हम बोलते हैं आज लेट्स से कि हमें मिडल ईस्ट से ऑयल खरीदना है, जी हम यूएस डॉलर में नहीं खरीदेंगे, हम आईएनआर में खरीदेंगे, जी। तो एज अ कंट्री हमारे को क्या उसका नुकसान हो सकता है और क्या बेनिफिट हो सकता है? बेनिफिट हमें क्या होगा इस समय भारत के लिए? बेनिफिट तो आई एम नॉट श्योर क्या होगा। अगर चीन है, फॉर एग्जांपल चाइना अगर सऊदी से ऑयल खरीदता है और वो युआन में ट्रेड करता है, तो इससे चाइनीज करेंसी का रेलेवेंस बढ़ेगा। इफ करेंसी का रेलेवेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एक राष्ट्र के पास बहुत सारा सोना है, सोने के रिजर्व्स है, तो उस राष्ट्र का करेंसी वैल्यूएबल है। अगर आपके राष्ट्र में कुछ नहीं है रिसोर्सेज, तो आपके करेंसी का कोई वैल्यू फिर आप नहीं। जितने मर्जी नोट प्रिंट कर लो, उसको बैक करने के लिए आपके पास रिसोर्स ही नहीं है ना। एग्जैक्टली या तो चाइना के पास इतना बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है विश्व का। आज उन्होंने ये काम करके बहुत सदियों से, दशकों से काम किया है, एंड दे हैव बिल्ट अप दिस कैपेबिलिटी। या सो चाइनाज करेंसी हैज सम वैल्यू, उसके पीछे कुछ बैकिंग है। यूएस का करेंसी क्या है, उसके पीछे क्या बैकिंग है? मिलिट्री माइट है उसका बैकिंग, और कुछ बैकिंग नहीं है। ओनली द मिलिट्री। ओनली द मिलिट्री माइट। गुंडागर्दी से वो अपना करेंसी का वैल्यू बना के रखा है। ओके, सऊदी का करेंसी इट इज बैक्ड बाय द पेट्रोलियम, चाइना का करेंसी इज बैक्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग बेस। करेक्ट। इस समय भारत के पास क्या है ऐसा? भारत के पास मार्केट है, भारत के पास पॉपुलेशन है, लेकिन भारत आज इस 2026 में इट इज नॉट अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग पावर। भारत के पास रिसोर्सेज है जो सब भारत को ही चाहिए। सो इंडिया, हमें अपने आप को ये पूछना है कि हाउ मच वैल्यू डू वी हैव दैट द वर्ल्ड नीड्स फॉर अस एंड कांट डू विदाउट। दैट इज गोइंग टू बी द मार्कर ऑफ द वैल्यू ऑफ योर करेंसी। करेक्ट। तो अगर आज हम सऊदी को बोलेंगे कि आई वांट टू ट्रेड ओनली इन इंडियन रुपीज, वो हिचकिच जाएंगे। हाँ, बिकॉज दे आल्सो डोंट वांट टू ऑफेंड यूएस। वो दैट्स अनदर वो थिंग। दूसरा फैक्टर है। हाँ। वो ऑलरेडी एक फैक्टर है, प्लस इंडियन रुपये में ट्रेड करने से क्या वैल्यू मिलेगा आपको? बिकॉज इंडियन रुपये का अगर आज रेट देखेंगे 90 के आसपास होगा विद द डॉलर, रफली प्लस और माइनस समथिंग। सो दैट इज हाउ करेंसी गेट्स वैल्यू। व्हाट इज द गारंटी कि कल को वो 90 से गिर के 98 पे नहीं जाएगा? एग्जैक्टली दैट इज नॉट द गारंटी, राइट? यस। सो अगर आपको अपने करेंसी को वैल्यूएबल बनाना है, यू हैव टू बिकम वैल्यूएबल एज अ नेशन। आपको बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करनी है जो पूरी दुनिया को चाहिए, दे कैन डू विदाउट इट। तो ये सिचुएशन है। आपने ना बीच में बोला कि यार इंडिया के पास पॉपुलेशन है, हाँ जी। एक स्केल है, जी हाँ। बट आई थिंक द पॉपुलेशन कैन नॉट जस्ट बिकम अ फैक्टर, क्योंकि उस पॉपुलेशन में 80-90% जो लोग हैं वो अभी भी डिपेंडेंट ही हैं बाकी लोगों के इनकम्स पे। जी, अनस्किल्ड हो गया, प्लस 80% लोगों को तो अभी हम जैसे बोलते हैं राशन अभी भी हम देते हैं। जी 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 तो उनके पास बाइंग पावर और कैपेसिटी तो अभी भी नहीं है ना। जी। दे आर जस्ट एग्जिस्टिंग इन ए वे। अगर हम टेक्निकली उसको इकोनॉमिकल सेंस में बात करें तो वी इवन मे हैव 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट हाउ मच इज द पर कैपिटा इनकम Per capita दैट income, डिफाइंस yes. व्हाट वी कैन कमांड एंड डिमांड। दैट इज द क्वालिटी ऑफ योर डेमोग्राफिक डिविडेंड। करेक्ट। जी हाँ। जैसे यूएसए की अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें, दैट इज अराउंड $90,000, ओके। जबकि हम इंडिया की देखें तो $3,000। जी बिल्कुल बिल्कुल टोटली। चाइना की हमसे 5 गुना बड़ी है, $15,000। 15 तक पहुंच गए हम? 15 तक पहुंच अच्छा, गए। ठीक है। मतलब अगर हम बोलते हैं ना कि चाइना की लेट्स से इकोनॉमी $10 ट्रिलियन है, बट इंडिया की सिर्फ 3 है, लेकिन अगर चाइना का $15,000 का पर कैपिटा इनकम है, दैट इज मच पावरफुल हैविंग अ लार्जर इकोनॉमी। हाँ, इट विल ट्रांसलेट इनटू क्वालिटी ऑफ लाइफ, Exactly. ट्रांसलेट इनटू द अमाउंट ऑफ स्किल्स पीपल हैव, क्योंकि स्किल्स के बिना इतना आप पर कैपिटा जीडीपी नहीं कमा सकते। एंड बाइंग पावर ऑल्सो। बाइंग पावर ऑल्सो, परचेजिंग पावर, कंजम्पशन पावर। सो हमें अपना पर कैपिटा जीडी बढ़ाना है बाय इंक्रीजिंग आवर क्यूमुलेटिव जीडीपी, और उसके लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, रिफॉर्मेटिव काम करने पड़ेंगे। अगर आपको अपने पॉपुलेशन का क्वालिटी बढ़ाना है जिससे आपका पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा जल्दी बढ़ेगा, उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स घर में करने होंगे। देश के अंदर आपको अपने एजुकेशन सिस्टम का क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा। वी हैव वन ऑफ द वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। रट्टा मारो, डिग्री निकालो, उसके बाद क्या आपने सीखा? क्या? कुछ नहीं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इफ़ यू आर नॉट स्किल्ड, अगर आपने 20 वर्ष डाल दिए एजुकेशन सिस्टम में लेकिन आपको कोई स्किल नहीं मिला, तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया यार। आपको सिर्फ कागज का डिग्री मिला है। सो दैट इज वन रिफॉर्म इंडिया हैज टू डू। इंडिया हैज टू मेक मैन्युफैक्चरिंग मोर एफिशिएंट, इट हैज टू मेक मैन्युफैक्चरिंग मोर लुक्रेटिव। बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है और अर्जेंटली आवश्यकता है भारत मैं ना उस पर आऊँगा, मुझे थोड़ा सा पहले वापस से कंट्रोल लेयर्स के ऊपर आना है। हाँ जी। कि जब हम बात कर रहे थे ना हु कंट्रोल्स द वर्ल्ड, ओके। जैसे हमने यूएसए की बात की, फिर हमने बात की ब्रिटिश एम्पायर की, राइट। हमने मिडल ईस्ट के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की, तो मुझे मिडल ईस्ट के ऊपर बात करनी है कि स्पेशली जीसीसी जो कंट्रीज़ हैं, हमारी काउंसिल है जो हमारा, उसके बारे में बताओ। लाइक ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी बिग
कंट्रोल ड्राइवर। अगर आपके पास ऑयल नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है, यू कांट फंक्शन। Yes. मतलब आप कंट्री नहीं चला सकते अगर आपके पास 2 दिन ऑयल या नेचुरल रिसोर्सेज ना हो आपके पास। बिल्कुल जी। तो क्या ये ट्रांसलेट नहीं हो सकता इन अ लार्ज स्केल कंट्रोल ऑर्डर? जी, oil and petroleum is one of the most uh, important resources क्योंकि it is just energy, right? अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे ह्यूमैनिटी का, all change, all progress requires energy. ओके, अगर स्टोन एज में अगर आपको कुछ बनाना है तो यू नीडेड मसल पावर, वो भी एनर्जी है, वो भी कैलोरीज है, आपने कुछ खाया तभी आप मसल पावर डाल पाओगे। फिर हॉर्स पावर आ गया, फिर मैकेनिकल पावर आ गया, आज बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पावर्स है। ऑल जियो पोलिटिकल चेंज रिक्वायर्स एनर्जी, ऑल नेशनल चेंज प्रोग्रेस वट एवर रिक्वायर्स एनर्जी। एनर्जी के बिना आप मर गए, खत्म, यू आर फिनिश एज अ नेशन। एंड मोस्ट ऑफ दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम गल्फ में, सऊदी अरब में एंड सो ऑन, ईरान, इराक एंड सो ऑन। तो ये नेशंस बहुत महत्वपूर्ण है विश्व के लिए, यहाँ से मोस्ट ऑफ द एनर्जी कम्स। तो सो विच एवर पावर कंट्रोल्स दिस रीजन, इट कंट्रोल्स द एनर्जी फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो इस समय जीसीसी की आपने बात की, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, यूएई एटसेट्रा, ये सब राष्ट्र है, ये सब ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है। यूएई में एडनॉक नाम का एक कंपनी है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, सऊदी में अपना आरामको है एंड सो ऑन, राइट? ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा टेरिटरी है, गल्फ रीजन, उसमें ईरान को छोड़ के और यमन को छोड़ के सारे नेशंस आर हार्ड अलाइंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स। इवन लॉट ऑफ करेंसीज आर hedged against US dollars. बिल्कुल बिल्कुल। सो द यूएस, अगर इस रीजन को देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि वेस्टर्न यूरोप में द मेजर पावर इज नॉट जर्मनी और फ्रांस, इट इज द यूएस। इवन दो यूएस तो कहीं और है, लेकिन मेजर पावर वेस्टर्न यूरोप में यूएस ही है। उसी प्रकार से गल्फ रीजन में मेजर पावर यूएस है। द यूनाइटेड स्टेट्स गारंटीज द सिक्योरिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, ऑफ यूएई एटसेट्रा। ओके, ये इसलिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के पास इतने सारे एडिशनल रिसोर्सेज थे जी जो सऊदी अरेबिया, यूएई को इंपोर्ट करने पड़े टू बिल्ड देयर कंट्रीज। जी, यूएस ने पूरी तरह से उनको मदद की है। क्योंकि यूएई के पास तो कुछ भी नहीं था ना, देखा जाए तो, मतलब डेजर्ट है और सिर्फ तेल ही है, जी जी जी, बाकी तो कुछ भी नहीं था। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खुद बनाया है इंपोर्ट कर करके, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाया इंपोर्ट करके, क्योंकि उनके पास तेल का पैसा है। तेल का पैसा है। सो इफ यू हैव दैट रिसोर्स, आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो। और आपको फिर भी एक आशीर्वाद चाहिए किसी का कि भाई आई विल मेक श्योर आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी, वो यूएस है, इट इज अ सिक्योरिटी गारंटर। अगर आप देखेंगे इस रीजन में, गल्फ रीजन में काफी सारे अमेरिकन बेसेस हैं, ओके, नेवल बेसेस, एयर बेसेस, वो गारंटी करता है कि इस रीजन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सऊदी अरेबिया, अभी रिसेंटली उन्होंने यूएस से कुछ आर्म्स डील किया था, 100 बिलियन के ऊपर होगा, आई एम श्योर। सो दे ऑलवेज फ्रॉम टाइम टू टाइम परचेज lots of weapons from the US. The US stays happy. यहाँ पे ऐसा आ रहा है, we'll keep protecting them. और so ये सिचुएशन है। सो गल्फ रीजन, और पहले ईरान को भी यूएस कंट्रोल करता था। मोहम्मद मोसादेक को हटा के शाह को किसने लाया? यूएस ने लाया। फिर ईरान में रेवोल्यूशन हुआ 1979 में, which ousted the Shah, and then Iran became sovereign from and non dependent on the US. तब से यूएस और ईरान में वो प्रॉब्लम हो गया, जो आज भी है, राइट? और एक और बहुत महत्वपूर्ण देश है इस रीजन में, जिसका नाम है इजराइल। ओके, इजराइल इज अमेरिकाज अनकंडीशनल अलाई। इजराइल को हमेशा अमेरिका अनकंडीशनल सपोर्ट देता है और देता रहेगा। सो दैट इज अ बैलेंसर इन द रीजन। इजराइल एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है, कन्वेंशनल मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी, इवन टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड राष्ट्र है। सो दैट इज अ बैलेंसर इन द रीजन। और सऊदी अरेबिया और ये सब राष्ट्र भी, एज वी मेंशन्ड, यूएस के साथ अलाइंड है। तो 2-3 राष्ट्र है इस जगह में, इस रीजन में, जो यूएस के साथ अलाइंड नहीं है या नहीं थे। एक सीरिया था, ओके, मिस्टर बशर अल असाद, जिनके पिता श्री हाफिज अल असाद थे, जो बाथ पार्टी के मेंबर थे, जो बाथ पार्टी वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अस सद्दाम हुसैन। तो सीरिया वाज नॉट अलाइंड विद द यूएस, लेकिन कुछ महीनों पहले यूएस ने वहाँ पे रेजिम चेंज कर दिया। श्री असाद चले गए मॉस्को, और आज वहाँ पर आइसिस टेररिस्ट राज करता है। सो सीरिया इज नाउ अलाइंड विद द यूएस, जॉर्डन इज अलाइंड विद द यूएस, येमेन इज अलाइंड विद ईरान, ईरान इज अलाइंड विद रशिया एंड चाइना। चाइना का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डील है विद ईरान, अबाउट $500 बिलियन ऐसा कुछ का उसका। सो दे विल एक्वायर लॉट्स ऑफ चीप एनर्जी फ्रॉम ईरान एंड दे विल गिव समथिंग इन रिटर्न, इस प्रकार का है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ लूजिश अलायंस वी हैव। वहाँ पे तुर्की भी है इस रीजन में, नॉट पार्ट ऑफ द गल्फ, लेकिन जस्ट वेस्ट ऑफ द गल्फ। तुर्की इज अ मेंबर ऑफ नेटो। तुर्की होस्ट्स अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स ऑन इट्स सॉइल, एंड तुर्की इज प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल रोल। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है यहाँ पे, बट ओवरऑल द मेजर पावर इज द यूनाइटेड स्टेट्स। हमने ना इसराइल की बात की और हमने टेक्नोलॉजी की बात की। हाँ जी, हमने इवन यूएस डॉलर करेंसी कैसे कंट्रोल करती है पूरे वर्ल्ड को, उसकी बात कर ली। आई थिंक इट्स
ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टच अपॉन कि टेक्नोलॉजी कैसे कंट्रोल करती है हमें. हाँ जी. फॉर एग्जाम्पल मैं जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो आई गॉट टू नो कि जो चिप्स बनती हैं, सिलिकन मैन्युफैक्चरिंग चिप्स बनती हैं जो कि हमारे हर फ़ोन में, हर लैपटॉप में, इवन जो आजकल AI जो हमारे GPUs हैं जिनकी वजह से पूरा AI चैट GPTs चलते हैं, एनवीडिया के जो चिप्स हैं, GPUs हैं, जी हाँ. वो सारे जो बनते हैं ना, देयर इज़ ओनली वन कंट्री दैट हैज़ अ प्रिंटर, जिसकी हमने पहले बात भी की थी. दैट EUV प्रिंटर इज़ क्रिएटेड बाय नीदरलैंड्स, एंड नीदरलैंड्स इज़ अ NATO मेंबर. जी हाँ. एंड ऑफ कोर्स अगेन नेटो तो घूम फिर के US का ही है सारा कुछ. बिल्कुल. एंड दे डोंट अलाउ नेदरलैंड्स टू सेल इट टू एनीबडी एल्स. तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, कंट्री इवन यूनाइटेड स्टेट्स डोंट अलाउ इट टू सेल टू चाइना और इवन पाकिस्तान और एनीबडी एल्स. हाउ डज दैट वर्क? मतलब इस लेवल पे कौन प्लानिंग करता है कि मैं इसकी प्रिंटिंग मशीन को भी नहीं बेचने दूंगा किसी को? जी, ये प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. इफ यू आर द मोस्ट पावरफुल नेशन, आपको हर चीज कंट्रोल करनी है. अपने अलाइज में, अपने जो डिपेंडेंट नेशन से हर चीज आपको कंट्रोल करनी है. देखिए यूएस ने क्या किया, उन्होंने अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस आउटसोर्स कर दिया है. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जो डेली वेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक अमेरिकन वर्कर हो जो फैक्ट्री में काम करता है, आपका जो आवरली वेज है वो काफ़ी हायर होगा कंपेयर टू अदर नेशंस. तो अगर आप एक अमेरिकन कंपनी हो और आपको मैन्युफैक्चरिंग करवाना है किसी भी चीज़ का, आप अगर यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कराओगे तो बहुत महंगा गिरेगा आपको प्रॉफिट्स कम होंगे. लेकिन अगर आप उसी मैन्युफैक्चरिंग को किसी और राष्ट्र में आउटसोर्स करोगे तो आपको वो कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएंगे. अगर आपने चाइना में कर दिया अगर मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स इन द 1990s 2000s, आपको कॉस्ट बहुत कम पड़ेगा. तो इसलिए सारे आईफोन चाइना में बनते हैं. हाँ, तो इसलिए यूएस ने अपने अलग अलग प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग देशों में आउटसोर्स कर दिए. आज यूएस का मैन्युफैक्चरिंग बेस है ही नहीं. तो To a large extent. अभी ट्रम्प वापस क्यों लाना चाह रहा है फिर? क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि इट इज़ वेरी, अभी दुनिया बाइफरकेट हो रही है. अभी यूएस का रिलेटिव पावर कम हो रहा है और चाइना और रशिया का रिलेटिव पावर बढ़ रहा है. इसके कारण चाइना एंड रशिया कैन बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल. दे कैन बाय थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड टेक आउट द सीक्रेट्स. पोटेंशियली ये डेंजर अब बढ़ गया है. इसलिए द यूएस वांट्स टू रीशोर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग बैक इनटू द यूएस. अब आपने बात की वो मशीन्स की. चिप्स आज क्रूशियल कमोडिटी. जितना भी हाई एंड एआई वर्क होता है, इट इज डन ऑन लाइक यू सेड जीपीयूज. अब चिप क्या होता है? चिप तो होता है सिलिकॉन वेफर. सिलिकॉन कहाँ से आता है? सैंड से आता है. सैंड तो हर जगह है. करेक्ट. तो फिर क्यों इतना प्राइस है इसका? क्योंकि चिप्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स है जो इतने छोटे से सिलिकॉन वेफर के ऊपर प्रिंट होते हैं. और वो कॉम्प्लेक्सिटी आप डिजाइन कर सकते हो एज ए डिजाइनर, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना फिजिकली इतने छोटे से चिप में इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजिकल फीट है ये. और उसके लिए फोटोलिथोग्राफी मशीन्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसको आपने कहा कि जो एक ही मशीन है. हाँ जी, वो इट इज अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी. और ये ASML नाम का कंपनी है नेदरलैंड्स में जो बनाता है. अभी ताइवान का TSMC इज वन ऑफ द बिगेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर्स. लेकिन वो भी उस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, उस मशीन का उपयोग करते हैं टू क्रिएट दोज चिप्स. सो नेदरलैंड्स का ASML इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज, क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी है. उन्होंने 3 दिन में टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, उन्होंने दशकों से ये टेक्नोलॉजी को इटरेटिवली इंप्रूव कर रहे हैं. इट इज नॉट ईजी टू क्रिएट दिस मशीन्स. अभी क्या सिचुएशन है कि ये जो ASML कंपनी है, वहाँ पे कई देशों से लोग काम करते हैं. ओके, उनके जो टेक्नीशियन से वर्कर से R&D वाले लोग हैं, कई देशों से आते हैं. सम ऑफ देम वर चाइनीज अमेरिकन, सम ऑफ देम वर चाइनीज ओरिजिन. तो चाइना ने उन सभी चाइनीज ओरिजिन लोगों को रिपैट्रिएट किया है. एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट मशीन इन चाइना. और कुछ तो प्रोग्रेस हो रहा है उनका. सो चाइना इज गेटिंग क्लोज टू acquiring the technology, the kind of technology जो ASML के पास है, which is a big red flag for the US. Like US can't do anything about it. So इनफैक्ट इस पे तो ये भी पीछे न्यूज़ आई थी कि जो ताइवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, US इज ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट दैट कंपनी एंड शिफ्ट इट्स स्पेस टू US. हो गया ना, ये हो चुका है. एरिजोना में बहुत बड़ा प्लांट लगा दिया. जर्मनी में एक और प्लांट बन रहा है. अच्छा. यूएस में एटलीस्ट एक मेगा प्लांट बन चुका है TSMC का, मे बी मोर. और ताइवान से टेक्नीशियंस लेके वहाँ उनको ट्रांसफर किया है. राइट. सो द US अंडरस्टैंड्स कि ताइवान में बी अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि चाइना को ताइवान वापस चाहिए. राइट. तो अगर चाइना ने प्रयत्न किया ताइवान लेने का, तो अमेरिका विल मेक श्योर ताइवान में उनको कुछ नहीं मिलेगा. इट विल बी ब्लैक एंड फ्लैटेंड एशेस. बट अगर ऐसा हुआ तो वो कंपनी गायब हो गई ना. सो दे हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड all the know-how, all the technology and all the manufacturing to the United States. Also जर्मनी में भी एक प्लान था, I'm not sure उसको implement किया है अब तक या नहीं, या maybe it's in process. So US ने वो काम कर लिया है. एक जैसे सारी ऑडियंस के समझने के लिए एक बार ये समझाओ कि इस मशीन का या इस टेक्नोलॉजी का जिसके पास भी इवेंचुअल कंट्रोल होगा, उसको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे जी. क्योंकि वो आम इंसान को वो समझना भी ज़रूरी है कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. मतलब हम कह तो देते हैं कि अरे यार
चाइना का भी डीप सीक आया है वो यूज़ कर लो, या यूएस का चैट जीपीटी है वो यूज़ कर लो, बट इवेंचुअली डेटा प्राइवेसी या डेटा का कंट्रोल किसके हाथ में है, उससे इम्पैक्ट क्या क्या होता है? जी जी जी। तो एआई की हम बात कर रहे हैं। देखिए, पहले एक 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 प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर होता था जिसको वो हम बोलते थे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच वाज द हार्ट और द ब्रेन ऑफ एवरी कंप्यूटर। हर पेंटियम में, वेंटियम में, हर जगह में सीपीयू होता था, सीपीयू। फिर जैसे कंप्यूटिंग पावर बढ़ने लगा यूजिंग मूर्स लॉ, लेट्स से, तो एक नए प्रकार का चिप आया जिसको बोलते हैं हम ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू। और उसका बहुत स्पेशलाइज्ड नीश उपयोग था फॉर क्रिएटिंग रियल टाइम ग्राफिक्स फॉर गेमिंग एंड ऑल दैट। फिर बाद में कंप्यूटर साइंटिस्ट स्टार्टेड रियलाइजिंग वी कैन यूज जीपीयूज फॉर अदर पर्पसेस, like crunching through tremendous amounts of data and machine learning and neural networks and all that. Or and then finally they realized that GPUs will give you the computing power needed to actually create real AI. क्योंकि 1960s 50s से AI की बात हो रही है, लेकिन कभी वो कंप्यूटिंग पावर किसी के हाथ में नहीं था। फाइनली बिकॉज ऑफ GPUs वो कंप्यूटिंग पावर आ गया। तो उसके कारण अब ये AI सिस्टम्स बनने लगे, चैट जीपीटी और चाइना का डीप सीक और बहुत सारे और भी, एक लोड है, जमिना है गूगल का, इन सब के पास अपने अपने प्रोप्राइटरी AI सिस्टम्स है। और ये AI सिस्टम्स को ट्रेन कैसे करते हैं? ओके, थ्रू रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड वेरियस काइंड्स ऑफ लर्निंग प्रोसेसेस। बहुत सारा डेटा उनको दिया जाता है एंड दे हैव टू गो थ्रू ऑल द डेटा, एंड धीरे धीरे वो सब नेटवर्क, वो पैटर्न रिकॉग्निशन होता है, पैटर्न ऑल दैट। तो उसके लिए पूरे इंटरनेट का जितना भी डेटा है सारा का सारा इन AI सिस्टम्स को दे दिया। Even copyrighted things where the copyright was disregarded, it was fed to the AI. और इस तरह से AIs can do what they can do. कुछ AIs specialized होते हैं। For example, Tesla is an AI company, लेकिन उनका जो AI सिस्टम है वो सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज होता है। अगर आप सोचिए, अगर आपके पास एक और सीक्रेट कंपनी है टेस्ला के जैसा, जो सेल्फ ड्राइविंग नहीं लेकिन सेल्फ फ्लाइंग करता है फाइटर जेट्स को, सोचिए उसका मिलिट्री इंप्लीकेशन क्या है। ओके, अगर आपके पास एक 10,000 ड्रोन्स का स्वॉर्म है और आपको उन सारे ड्रोन्स को एज अ यूनिट कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करना है, यू कैन हैव अ डिसेंट्रलाइज्ड एआई और समथिंग इन सैटेलाइट और समथिंग। तो एआईज के बहुत स्पेसिफिक नीश एप्लीकेशन भी हो सकते हैं, वेरी स्पेसिफिक मिलिट्री एप्लीकेशन हो सकते हैं, और बहुत जनरल एप्लीकेशन भी हो सकते हैं जैसे कि चैट जीपीटी एक्सेट्रा जो पब्लिक यूज करती है आज। अगर इसको हमें और आसान भाषा से समझाना है ना, तो समझ लो कि अमेजोन पे सब कुछ मिलता है लेकिन मिंत्रा पे सिर्फ फैशन के कपड़े मिलते हैं। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जो आप अभी टेस्ला का एग्जांपल दे रहे हो कि वो सेल्फ ड्राइविंग के लिए यूज होता है, वर्सेस अ जनरलाइज्ड एआई व्हिच इज लाइक अ चैट जीपीटी दैट कैन आस्क एन आंसर एंड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। तो यूएस मिलिट्री के पास अपने स्पेशलाइज्ड एआई सिस्टम्स है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। आई मीन सबको पता है कि उनके पास स्पेशलाइज्ड एआई सिस्टम्स है, लेकिन क्या है वो, उनके कैपेबिलिटीज क्या है, दे विल बी वे मोर एडवांस्ड देन चैट जीपीटी इटसेल्फ, वे मोर पावरफुल देन वी कैन इमेजिन। ओके, और चाइना के पास भी ये होगा। तो प्रश्न ये उठता है कि हम क्या कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, बट हाउ डज दैट इम्पैक्ट? फॉर एग्जांपल, एज अ इंडियन, इफ आई एम यूजिंग चाइनाज डीप सीक, हाँ जी, वर्सेस एज एन इंडियन आई एम यूजिंग यूएस चैट जीपीटी, हाँ जी, यूएस के पास क्या कंट्रोल आ रहा है उस चीज का? देखिए कंट्रोल इतना कुछ नहीं आ रहा। आई विल एक्सप्लेन। अगर आपके पास एक चैट जीपीटी का अकाउंट है और उसको आप एक साल से यूज कर रहे हैं, आपने बहुत अलग अलग प्रकार के प्रश्न उसको पूछे, सो उन प्रश्नों से वो जो डेटा आपने दिया उनको और आपने जो इंटरेक्शंस की बार बार, ये नहीं वो ये, उससे आपका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बना सकते हैं कि ये व्हाट आर योर डीपेस्ट डिजायर्स, व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव इन लाइफ, व्हाट आर योर ड्रॉबैक्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, सब कुछ साइकोलॉजिकल प्रोफाइल आपका बना सकते हैं। दैट इज समथिंग इवन अ साइकाट्रिस्ट कैन डू। ओके, ये एक चीज हो गई। आपने अपने बहुत सारे पर्सनल सीक्रेट्स उसको रिवील किए ड्यूरिंग योर इंटरेक्शंस, मे बी आपने रियलाइज भी नहीं किया होगा। तो इस प्रकार से वो आपका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बना सकते हैं। एंड इफ यू आर इंपॉर्टेंट पर्सन, दे कैन एक्चुअली यूज इट इन द रियल वर्ल्ड। ओके, और अगर आप इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है फिर भी दे कैन यूज इट फॉर टारगेटिंग एड्स वेड्स, वो सब चीजें। सो बहुत ही वेरी डिटेल साइकोलॉजिकल प्रोफाइल आपका बना सकते हैं। दूसरी बात, आप कुछ इंफॉर्मेशन मांगते हो एआई से, अगर आपने चैट जीपीटी से मांगा और अगर आपने डीप सीक से मांगा, इट मे बी डिफरेंट, आपको डिफरेंट रिस्पॉन्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने भारतीय इतिहास के किसी एक चैप्टर के बारे में पूछा, चैट जीपीटी अलग आपको आंसर देगा, ग्रॉक अलग देगा, एक्सेट्रा। तो सारे के सारे एआईज के अपने अपने बायसेस होते हैं, सटल बायसेस। ओके, अगर एआई को ट्रेन किया है ऑन कॉलोनियल लिटरेचर, तो आपको कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से जवाब देगा। अगर आपने एआई को ट्रेन किया है फ्रॉम अ यूएस जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, और अगर आप इंडियन है तो इंडिया को किसी एक प्रकार से वो पोर्ट्रे करेंगे। सो और अगर आप ये सब चीजें जानते नहीं है, इफ यू आर नॉट अवेयर हाउ एआई वर्क्स, तो आप ये सब चीजें एज गॉस्पेल ट्रूथ मान लेंगे। इट विल अफेक्ट योर वर्ल्ड व्यू एंड योर बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ, योर कंट्री एंड इन द वर्ल्ड। दैट्स हाउ यू कैन सटली ब्रेन वॉश पीपल। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस है। राइट।
ठीक है, अब मैं वापस बात करता हूँ एक और चीज़ की, विच इज़ द मीडिया एंड नैरेटिव पावर, जी राइट? हाउ इज कंट्रीज लाइक यूएस कंट्रोलिंग द मीडिया एंड नैरेटिव वर्ल्ड वेयर? जी वो उसमें क्या करते हैं? लाइक आई नो फॉर अ फैक्ट दैट जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हाँ जी we may have won the battle, but when it comes to narrative, वी काइंड ऑफ लॉस्ट इन द मीडिया we kind of lost it, right? Yes. And I'm sure you would agree to that because you're agree. saying it, Yes. right? तो ऐसे narrative and media control कितने impactful, या कोई examples हैं आपके पास जिसमें पूरा shape up किया हो पूरे world wide narrative को, वो मुझे बताओ। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम मैंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात की थी राइट अभी थोड़ी देर पहले। एक उसका इफेक्ट ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि हमारे बच्चे दे बिकम एक्सट्रीमली डिफरेंशियल टू अथॉरिटी। देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि वी आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस टू द टीचर। हमें सिर्फ प्रश्नों का जवाब देना है, हम कभी प्रश्न नहीं पूछ सकते। अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उसको पनिशमेंट होगी। प्रश्न मत पूछो, चुपचाप बैठो और जवाब दो। सो बिकॉज ऑफ दिस ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर ट्रेनिंग वी बिकम लाइक शीप। और जो भी पावरफुल पोजीशन में, फॉर एग्जांपल टीचर, वो जो भी कहता है हम मानते हैं, यार टीचर ने कहा यार सच सच ही होगा। फिर जब हम एडल्ट बन जाते हैं तो जो न्यूज़ रीडर है वो इट इज इन द सेम पोजीशन ऑफ पावर। वो जो भी कहता है या कहती है वो मानेंगे, यार वो न्यूज़ में से आया था। The halo effect. We will never question it. Yeah, So the average Indian never questions anything that comes from a position of authority. correct. Okay, so and this is not only the case in India, it's the case in many parts of the world. अभी US का भी एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है, and they are also brainwashing their people in this manner. उनको इस तरह से ट्रेन करते हैं mentally. Okay, so media, there was a time before the age of social media जब न्यूज़ चैनल्स वर द ओनली सोर्स ऑफ रिलायबल इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज़पेपर्स वर द ओनली सोर्स ऑफ रिलायबल इन्फॉर्मेशन। सो इफ यू कंट्रोल, अगर आप कंट्रोल करते हो XYZ न्यूज़ चैनल्स को टीवी पे और XYZ न्यूज़पेपर्स को प्रिंट मीडिया में, then you can control the narrative of what's happening in the world, controlling what somebody should believe, what somebody should not believe. और ये यूएस में फॉर एग्जांपल आपके पास CNN है, फॉक्स है, पता नहीं जो वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये सब हम सोचते हैं कि दीज आर फेयर अनबायस्ड मीडिया सोर्सेज। आप जरा देखिए उनका ओनरशिप, उनका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, हु ओन्स इट, उसमें कितना पॉलिटिकल लीनिंग्स है, क्या क्या है। अगर आप CNN में न्यूज़ एंकर हो, ठीक है, और आपको कुछ स्टोरी बतानी है ओके आपके ऑडियंस को, तो क्या अगर आपके जो ओनर है वो लेट्स से X या Y पार्टी के मेंबर है या उनके साथ अलाइंड है, तो कैन यू एज देयर एम्प्लॉई गो अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल लीनिंग्स? You can try. You can try once. You'll be fired next day. Of course. So that ensures that news is biased. News is propaganda. News जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया से लेते हैं वो प्रोपागेंडा ही है। ये स्ट्रक्चर सिर्फ यूएस में नहीं है, वो जितने भी। Do you agree this is happening in India also? Of course it is happening in India. Okay, so जो ग्लोबल इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़ है, BBC, CNN, Deutsche Welle एंड सो ऑन, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है उन सब के पास कोई ना कोई इंग्लिश मीडिया चैनल है। दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द यूएस। ऑल ऑफ देम आर कंट्रोल्ड बाय द यूएस। जापानीज, हमारे इंडिया के जो चैनल्स हैं, देखिए मैं उनके बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं करूंगा विद एग्जांपल्स, बट मेनी ऑफ देम यू कैन सी द ओनरशिप स्ट्रक्चर और आपको सब साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कहाँ से क्या कि किस influence प्रकार आ का रहा लीनिंग होगा उनका। तो एसेंशियली मेरा ये कहना है, ऑल न्यूज इज नैरेटिव एंड प्रोपागेंडा इन सम वे और द अदर, राइट हो या लेफ्ट हो, एवरीथिंग इज। तो अगर आपको सच में जानना है कि दुनिया में क्या एक्चुअली हो रहा है, आपको हर चीज 360 डिग्री से कंज्यूम करनी होगी इन एन इंटेलिजेंट मैनर, एंड देन यूज योर ओन इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली क्या हो रहा होगा। उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव सही चाहिए दुनिया का। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर नॉर्थ पोल गाइडेंस। आपके पास कंपास होना चाहिए, क्लियर कंपास, नॉट अ फॉल्टी कंपास। तब जाके आपको समझेगा कि एक्चुअली क्या मोस्ट लाइकली हो रहा है दुनिया में। बट आपको क्यों लगता है, जैसे हमने बात की कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया एंड पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान वॉन द नैरेटिव, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू द इंफॉर्मेशन नैरेटिव, जी, व्हाई इज दैट सो, राइट? या व्हाई इज दैट? जी देखिए, पहली बात यह है कि 3 दिन का युद्ध हुआ, एरियल वॉरफेयर, ठीक है। उसके बाद चौथे दिन बंद हो गया बिकॉज ऑफ यूएस प्रेशर। उसके बाद अमेरिकन और चाइनीज सैटेलाइट इमेजेस पब्लिश हुए, पाकिस्तानी एयरबेसेस सब में डैमेज है, रनवेज में क्रेटर्स है। सेम इमेजेस, सेम काइंड ऑफ इमेजेस, भारतीय एयरबेसेस एंड इंस्टॉलेशंस क्या है, नो डैमेज। सो क्लियरली वी कैन सी, और जो पाकिस्तानी टेररिस्ट बेसेस है जहाँ पे हमने हिट किया था, क्लियरली दिख रहा है कि देयर इज मेजर डैमेज। सो सैटेलाइट इमेजेस उसको बोलते हैं हार्ड एविडेंस, जिसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। और ये न्यूट्रल सोर्सेज आया है यूएस और चाइना से, भारत से नहीं आया। सो क्लियरली वी डिड व्हाट वी हैव क्लेम टू डू। पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने ये उड़ा दिया, उधमपुर उड़ा दिया, नथिंग हैज हैपेंड। सो फैक्ट्स तो दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। लेकिन नैरेटिव में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप आके बोलते हैं पाकिस्तान शॉट डाउन 6 फाइटर प्लेन्स, फिर 7, फिर 8, फिर 9।
धीरे धीरे उनके नंबर्स बढ़ने लगे। और फिर वेरियस थिंक टैंक्स जो अमेरिकन और वेस्टर्न थिंक टैंक्स है वो सब कहने लगे कि पाकिस्तान एक्चुअली केम आउट ऑन टॉप इन दिस 3 डे वॉर। और फिर सोशल मीडिया में पूरा ये सुनामी आ गया, पाकिस्तानी बॉट अकाउंट्स, चाइनीज बॉट अकाउंट्स, अमेरिकन प्रोपेगेंडा अकाउंट्स। और फिर जो ऑफिशियल नैरेटिव अब वेस्ट में चल रहा है, इट इज दैट पाकिस्तान समहाउ केम अप ऑन टॉप। आप जो भी, अगर आप फॉरेन पॉलिसी का जो वेबसाइट है वो पढ़ेंगे, अगर आप बीबीसी पढ़ेंगे, अगर आप सीएनएन पढ़ेंगे, सब बोलेंगे, वो सब जानते क्या हुआ है, लेकिन सब बोलेंगे कि पाकिस्तान एक्चुअली बिल्कुल विदाउट प्रूफ कह रहे हैं कि दे शॉट डाउन 7, 8, 9 रफाल्स और व्हाटएवर। क्योंकि दे वांटेड टू उनको रशिया प्लेन्स को वो नीचे दिखाना था और यूएस के प्लेन्स को ऊपर दिखाना था। काफी काफी इसके फैक्टर्स, ये मेन रीजन हो सकता है। काफी फैक्टर्स है, बट बाय रिपीटिंग द लाई ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन थ्रू सो मेनी डिफरेंट चैनल्स एंड सोर्सेज, they have turned it into the officially accepted narrative or the mainstream accepted narrative. बट क्या रीजन है, मेरे को रीजन भी समझने हैं। आपको दिखाता हूँ रीजन क्या है। यूएस हैज टेकन पाकिस्तान साइड। पाकिस्तान एक अमेरिकन एसेट है, उसका उपयोग क्या करते हैं अमेरिका? टू काउंटर बैलेंस इंडिया, टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया ऑन डिमांड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। देखिए इस समय हमने ट्रम्प की तो बात ही नहीं की है जी, ट्रम्प की बात करते इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस जी। देखिए ट्रम्प जब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे 2016 में, 2016 से 2020, उनका भारत के प्रति जो अप्रोच था काफी पॉजिटिव अप्रोच था, राइट? ही वाज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। 2024 में वो प्रेसिडेंट बने, यू टर्न, फुल अगेंस्ट इंडिया, कंप्लीटली अगेंस्ट इंडिया हो गए। इंडिया पे दुनिया भर के टैरिफ डाल दिए, 50% टैरिफ डाले। उनके जो मिनियंस है, उनके जो मिनिस्टर्स एक्सेट्रा है, वो इंडिया को डिस्पैरेज करते हैं, बिटरली विशियसली डिस्पैरेज करते हैं। ट्रम्प कहते हैं कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, ट्रम्प कहते हैं ये वो। सो और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का फुल सपोर्ट दिया है। पाकिस्तान को, दे हैव टेकन पाकिस्तान साइड ब्लेटेंटली एंड ओपनली। मतलब भारत और पाकिस्तान में किसको चूज करना है? वी चूज पाकिस्तान। उन्होंने सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान का एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करवाया है, जिसके थ्रू पाकिस्तान में सऊदी माध्यम से आर्म्स अम्यूनिशन फंड्स पाकिस्तान में फ्लो होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना जो बिजनेस एम्पायर है, इट इज इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान बिग टाइम, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट? तो पाकिस्तान को वो बोल्स्टर कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान हमेशा डगमगाता हुआ देश है, राइट? इट इज ऑलवेज वन स्टेप अवे फ्रॉम कोलैप्स। व्हाई डजंट इट कोलैप्स? बिकॉज द अमेरिकन्स प्रॉप इट अप ऑल द टाइम। ओके, तो ये सिचुएशन है। सो द यूएस रिगार्ड्स पाकिस्तान एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट। देखिए अभी क्यों ट्रंप ने यूटर्न किया विद इंडिया, आपको दिखाता हूं। आपको याद होगा 1970s 80s 90s में यूएस ने चाइना को सपोर्ट करना शुरू किया। दे स्टार्टेड एंगेजिंग इकोनॉमिकली विद चाइना। उन्होंने अपना पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दिया चाइना को। उससे क्या हुआ कि अमेरिकन ब्लू कॉलर जॉब्स वेंट टू चाइना, अमेरिकन्स लॉस्ट दोज जॉब्स। अमेरिका का जो फैक्ट्रीज है, दे ऑल गॉट ट्रांसफर्ड टू चाइना। ओके, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यूएस का, पूरा चाइना चला गया। और फिर 2018 में यूएस ने रियलाइज किया दिस वाज टेरिबल, ये बहुत बड़ी गलती थी, और तब उन्होंने चाइना से ट्रेड वॉर शुरू किया। नाउ 2000 और 2020 के बीच में यूएस आउटसोर्स्ड इट्स सर्विस सेक्टर टू इंडिया। अपने व्हाइट कॉलर्स जॉब आउटसोर्स किए, अपने ऑफिस जॉब्स आउटसोर्स किए टू इंडिया। अब उन्होंने डिसाइड किया दिस वाज अ मिस्टेक। ओके, सो दे आर नाउ गोइंग टू कट डाउन ऑल ऑफ दैट। H1B वीजास पे बहुत बड़ी फीस लगा दी है। अभी आउटसोर्सिंग जो सर्विस सेक्टर है उसके ऊपर भी क्लैम्प डाउन कर रहे हैं। इट्स गोना गेट वर्स फॉर इंडिया। अभी उन्होंने ये सोच रहे वो कि जैसे हमने गलती की विद चाइना, और चाइना इतना बड़ा पावरफुल राष्ट्र बन गया इकोनॉमिकली एटलीस्ट, अगर हम 20 साल और इंडिया के साथ कोऑपरेट करेंगे, भारत भी ऐसा बन जाएगा 20 साल में, हमारी पोजीशन और वीक हो जाएगी। हाँ, तो रिलेटिवली उनकी पोजीशन काफी वीक हो जाएगी। तो उन्होंने डिसाइड किया वी विल स्टॉप एंगेजिंग विद इंडिया एंड वी विल कंटेन इंडिया। कंटेनमेंट का पॉलिसी शुरू किया है। 2022 में पाकिस्तान में रेजिम चेंज करवाया, इमरान खान को निकाला और शहबाज शरीफ को लाए। 2024 में बांग्लादेश में रेजिम चेंज किया, शेख हसीना को हटाया और जो यूनुस मुनुस जो भी है उसको लाए। नेपाल, अभी नेपाल में हुआ है। इंडिया को कंटेन। यू थिंक जो नेपाल में हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है CIA या यूएस का? 100%। यस, बिल्कुल है, क्योंकि जो सो कॉल्ड जेनजी रेवोल्यूशन हुआ है उसका पैटर्न देखिए, सेम एज द कलर रेवोल्यूशन पैटर्न्स ऑफ बांग्लादेश। शुरुआत हुई थी ये कलर रेवोल्यूशन की। देखिए 20वीं शताब्दी में यूएस ने बहुत सारे रेजिम चेंज करवाए अफ्रीका में, अलग अलग जगहों में। पैट्रिस लुमुम्बा नाम के एक अफ्रीकन लीडर थे कॉन्गो के, 1950-51 में उनको हटा दिया। लेट्स से टू मेक इट वेरी पोलाइट, उनको हटा दिया। 1954-55 के आसपास इंडोनेशिया में बहुत बड़ा रेजिम चेंज करवाया उन्होंने, सुकर्नो से सुहार्तो का, जिसमें बहुत भयानक ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हुए। तो यूएस ने ये सब बहुत किया 20वीं शताब्दी में। 21st सेंचुरी में उन्होंने अपना प्लेबुक थोड़ा चेंज किया, रिफाइन किया,
पहले टुलिप रेवोल्यूशन हुआ, पॉपी रेवोल्यूशन हुआ, रोज रेवोल्यूशन सेंट्रल एशिया में, फिर अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशंस हुए, ये सब रेजिम चेंज ऑपरेशन से, फिर यूरोमेदान रेवोल्यूशन हुआ अपना ये यूक्रेन में, ओके 2014 में, और फिर ये सब कलर रेवोल्यूशंस बहुत सारे हुए, और अब ये जेंजी रेवोल्यूशंस हो रहे हैं. इट इज द सेम थिंग बट मोर रिफाइंड ईच टाइम. तो नेपाल में जेंजी रेवोल्यूशन है, वही चीज है. इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम ओल्ड अमेरिकन CIA रेजिम चेंज ऑपरेशन प्लेबुक. राइट, सो एसेंशियली इंडिया को कंटेन कर सो रहे इट्स एसेंशियली अराउंड कंटेनमेंट ऑफ इंडिया. हैं, कंटेनमेंट ऑफ इंडिया. इट इज कि नो इंडिया लॉन्गर पावरफुल ना बने, वो हर जगह से कुछ ना कुछ लड़ाई लड़ता रहे. जी हाँ, हर जगह इंडिया शुड बी बॉक्ड डाउन. यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है. ईस्ट पाकिस्तान, अब मैं बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहता हूँ. ईस्ट पाकिस्तान में ये इशू है, वेस्ट पाकिस्तान में ये इशू है, नेपाल का भी इशू है, और बर्मा में वो कुकी लैंड फॉर क्राइस्ट का नया वो इशू चल रहा है कि एक आर्टिफिशियल नेशन बनाएंगे, कुकी लैंड फॉर क्राइस्ट, जिसमें मणिपुर का भी टेरिटरी होगा, मिजोरम का भी टेरिटरी होगा, एंड सो ऑन. ये सब इट इज टू impinge upon the sovereignty of India and create 50 different problems for India आजू बाजू में ही, ताकि इंडिया कुछ बड़ा सोच ही नहीं सके. And why do you call East Pakistan बांग्लादेश को? देखिए 1947 में उस जगह को ईस्ट पाकिस्तान कहते थे. 24 वर्ष के बाद 1971 में उसको बांग्लादेश कहा गया, और जो जो पाकिस्तानी एक्टिविटीज थे वहाँ पे, जो जो भी ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस ऑफ हिंदूज, जेनोसाइड, मैसेकर्स, ये सब बंद किए. अभी वी हैव गॉन बैक टू ईस्ट पाकिस्तान. जो बंगो बंधु थे, शेख मुजीबुर रहमान, उनके स्टैचूज तोड़ दिए, उनकी बेटी को हटा दिया. नाउ दे आर गोइंग बैक टू द ईस्ट पाकिस्तानी वेज. सो बांग्लादेश इज नाउ वंस अगेन ईस्ट पाकिस्तान. अभी देखिए क्या हो रहा है बांग्लादेश में. जो न्यूज आ रहे हैं सब बहुत बुरे न्यूज आ रहे हैं बांग्लादेश से. बट द पैटर्न इज सेम ऑफ पाकिस्तान जो बांग्लादेश में इस टाइम. अभी देखिए ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में काफी Alignment सिनर्जी हो हो रही है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहे हैं, उनके इंटेलिजेंस चीफ्स एक दूसरे को विजिट कर रहे हैं. दोनों साइड से घेरने की प्लानिंग है एक किस्म से. एसेंशियली दे हैव बिकम वेरी सिमिलर नेशंस ऑल ओवर अगेन. ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया की. आपने ना बीच में एजुकेशन का पॉइंट टच किया कि एजुकेशन हमारी ऑब्वियसली इंडिया की बहुत लैकिंग है, बहुत. राइट? विच कंट्री डू यू थिंक हैज़ अ गुड एजुकेशन प्रोग्राम और स्ट्रक्चर? Which country has a good education system? मैं कहूँगा had. The United States of the 1950s and 60s had 50s had an outstanding education system. Germany of the late 19th century had an outstanding education system. Focused on STEM, science, technology, all of that. आपको पता है there is a field in physics called quantum mechanics. Yeah. उनके quantum mechanics कहाँ से आया? जर्मनी से आया. 1900 में मैक्स प्लैंक ने क्वांटम का डिस्कवरी किया. उसके बाद आइंस्टाइन वाज अ जर्मन क्वांटम फिजिसिस्ट, सोमरफेल्ड, आर्नोल्ड सोमरफेल्ड, हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, ये सब जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर काम किया. ये क्यों कर पाए? क्योंकि इतना आउटस्टैंडिंग एजुकेशन सिस्टम था उनका. फिर नील्स बोर भी आए, कुछ फ्रेंच फिजिसिस्ट भी आए, बट मेनली जर्मन्स थे. ओके, उनका एजुकेशन सिस्टम इतना रोबस्ट था कि it prioritized, it identified merit, it identified talent and promoted talent, and it removed the mediocrity from the system. Okay, US का भी 1950s तक का एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा था, and that's why the US was so advanced. सबसे हाई स्टैंडर्ड नेशन था यूनाइटेड स्टेट्स 50s और 60s में. नासा, ये सब. तो एजुकेशन का ध्येय क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट, टू सीक आउट टैलेंट, to nurture the talent, okay, to produce highly confident, highly skilled, highly capable young people who will serve the nation, serve the world and lead the world. ये एजुकेशन का सेंट्रल पर्पस होना चाहिए. आज देखिए एजुकेशन सिस्टम हमारा, व्हाट डज इट प्रोड्यूस? क्लूलेस चिल्ड्रन, लॉस्ट, दे हैव नो आइडिया क्या करना है. स्किल्स तो है ही नहीं. आप कंपनी में कंपनी में आपको प्लेसमेंट मिला तो कंपनी को आपको स्किल करना पड़ेगा. यू विल हैव टू इंपार्ट द स्किल्स. तो एजुकेशन 20 वर्ष क्या किया आपने? रट्टा मारो. हाउ डू यू लर्न? हाउ डज समबडी लर्न? What about China? You learn by asking questions. We can't ask. China, ये great question. China's education system is now becoming more and more outstanding. Correct. उन्होंने they have spent trillions of dollars into the education system. And even on research and development. Their उनके patents जो होते हैं exactly, आज की डेट में, exactly. it's way more than even US. Yes, they have taken over. Yeah. They've overtaken the United States. उनका पूरा system is focused on science, technology, research, development, arts. ये सब is not important. देखिए, what takes a nation forward? Technological excellence, technological leadership and superiority. Indus Valley के समय जो सरस्वती सिंधु पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री था, उसमें हम इतने एडवांस क्यों थे? बिकॉज वी वर द मोस्ट एडवांस ऑन द एंटायर ग्लोब इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हाइड्रो इंजीनियरिंग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैरीटाइम इंजीनियरिंग, सब में हम सबसे आगे थे. एवरी टाइम an empire takes over the world or becomes the leader in a region, it's only because of excellence in science and technology. All right?
चाइना ये समझ गया है हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग. हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स इतनी बुरी है, क्वालिटी ऑफ करिकुलम इतना बुरा है, जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है वो कितना बुरा है. आई मीन इट. बट वाई इज इट? बिकॉज कि एज अ नेशन, एज गवर्नमेंट हमारा विजन नहीं है. मैं आपको बोलता हूँ वाई. क्योंकि हमने सबसे पहले एजुकेशन को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम बना दिया है. ओके, गवर्नमेंट स्कूल्स में हम टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं. अगर देखिए एजुकेशन का स्टेक होल्डर कौन होना चाहिए? स्टूडेंट. एजुकेशन एग्जिस्ट्स फॉर द स्टूडेंट. स्टूडेंट शुड बी द स्टेक होल्डर. अभी आप देखिए, अगर आप इंडियन स्कूल में हैं और बच्चे ने कुछ बदतमीजी की तो बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी बच्चे को. अगर टीचर ने कोई बदतमीजी की या पियोन ने बदतमीजी की तो कुछ नहीं होगा. हु इज द स्टेक होल्डर? हु इज बीइंग प्रोटेक्टेड? द टीचर्स एंड द स्टाफ, नॉट द स्टूडेंट्स. एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट्स फॉर द टीचर्स एंड द स्टाफ. और दूसरा, एजुकेशन सिस्टम हैज बीन टर्न इनटू अ बिजनेस. कोचिंग क्लासेस, ये वो पैसे बनाओ, पैसे खींचो बच्चों से. हु इज द विक्टिम? बच्चा. द बच्चा शुड बी द पर्सन हु इज बीइंग सर्व्ड, नॉट विक्टिमाइज्ड. ये पूरा एजुकेशन सिस्टम भारत में पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म बन गया है. वो कुछ वैल्यू नहीं देता बच्चों को, और देश को वैल्यू नहीं देता है. बट मेरे को लगता है ना, दिस कम्स फ्रॉम द टॉप. लाइक द लीडर्स ऑफ द नेशन डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू विद द कंट्री. एक एग्जांपल देता हूँ उसका. मैं चाइना के बारे में पढ़ रहा था. मैंने एक और पॉडकास्ट पे बात भी की थी इसके बारे में कि चाइना की एवरेज जो हाइट थी वो ऑब्वियसली हमसे कम थी इंडियंस के कंपैरिजन में. बट एज अ नेशन उनका एक विजन था कि हमें अपनी हाइट को इंक्रीज करना है. तो उसके लिए क्लियर विजन चाहिए. हाँ, क्लियर विजन था उनका. सो दे enhanced the nutritional programs in the country in schools exactly. कि 10-15 साल बाद जब नए बच्चे आएंगे वो प्रोटीन की डाइट लेंगे रोज, उनके जो जनरेशन पैदा होगी वो ऑटोमेटिकली एक हायर एवरेज हाइट के साथ पैदा होगी. और ये हुआ 25-30 साल में उनकी हाइट अब इंडियन से ऊपर है एवरेज हाइट. और उनके जेनेटिक्स ऐसे है कि दे आर हार्ड कोडेड फॉर लोअर हाइट. Exactly. तो अगर हम वही पॉलिसीज भारत में इंप्लीमेंट करेंगे तो सोचिए भारत की एवरेज हाइट कैसे जाएगी. बट हमारे सोच और इंटेंट की तो बात है ना. वो विजन चाहिए, वो क्लैरिटी ऑफ विजन चाहिए और क्लैरिटी ऑफ एग्जीक्यूशन चाहिए एंड स्ट्रेंथ ऑफ एग्जीक्यूशन चाहिए. उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होगी. हर 5 साल वो चेंज नहीं होनी चाहिए. करेक्ट. प्रॉब्लम ये भी है ना कि हर 5 साल में चेंज होती है सरकार, और उस सरकार का सिर्फ एक ही गोल रहता है कि अगले 5 साल तक मैं कैसे रहूं और वापस कैसे आऊं. नॉट ऑन द बेनिफिट्स एंड द प्रोग्रेशन ऑफ द कंट्री. नहीं. सो इट टेल्स यू इंडिया सिस्टम वर्क्स अगेंस्ट इंडिया. या इट इज. वी हैव चोजन द रॉन्ग सिस्टम फॉर इंडिया. या there we have it. Unfortunately at the moment it is. Yes. Yeah. For the past roughly 80 years it is. सोचिए कितना हमने समय व्यर्थ किया है. एंड हम, मेरे को लगता भी नहीं कि हम, लोग बोलेंगे यार तुम एंटी नेशनल बातें कर रहे हो. ये कैसे एंटी नेशनल हो गया? वो अभी भी आएगा इस पे कमेंट. इट्स फाइन. आएगा तो आएगा. इट्स फाइन. बट द पॉइंट इज you are also as a citizen of the country are not getting the benefit that you could have received by just creating all these tags. आप अपने मन में ही एक नैरेटिव लेके चल रहे हो कि यार मेरे को अगेन वही बात आ गई ना, क्वेश्चन नहीं पूछना. क्वेश्चन पूछा तो एंटी नेशनल. इंडियंस अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर ये इतनी बड़ी जाती हुई है कि दे डोंट नो हाउ टू थिंक. क्रिटिकल थिंकिंग नाम की एक चीज होती है, वो कभी सिखाया नहीं जाता स्कूल में और कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में. एक्चुअली यू आर ट्रेन टू थिंक अनक्रिटिकली. यू आर ट्रेन टू नॉट थिंक एट ऑल. मैंने कुछ कहा तो लोग सोचेंगे नहीं, वो सीधा नी जर्क रिएक्शन देंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. अरे भाई जरा सोचो तो पहले, एक बार गूगल तो कर ले. अगर आपके टीचर ने कुछ कहा, आप सोचो तो मे बी व्हाट इफ द टीचर इज रॉन्ग, लेट्स लुक एट 3 अदर अल्टरनेटिव्स. राइट. आप इस प्रकार से सोचते क्यों नहीं हो? नहीं सोचेंगे लोग. सोचते ही नहीं. नॉट ट्रेन्ड टू बी क्यूरियस. इंडियंस आर ट्रेन्ड टू feel that thinking is painful. Yeah, it is painful. I don't want to think. I just want to do it. I just want to swallow the ideas of other people and then I will pretend like these are my ideas. Yeah. इसको बोलते हैं, मुझे कोई बता दे ये करना है वो मैं कर लूंगा, बस आप मुझे बताओ उसके अलावा कुछ नहीं. हाँ. और क्या सोचना है. हाँ, करेक्ट. हाँ जी, मुझे ये न्यूज़ रीडर बहुत अच्छी लगती है because she is very pretty. वो जो भी बोलती है वो अच्छी होगा. Absorb that and then her ideas are my ideas from now. इस प्रकार की बात. बट ठीक है, we talk about the where does India stand. हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जब मैंने आपको बोला था कि मैं इस पे वापस आऊंगा, तो मैं वापस आया हूँ उस पर. हमने बात कर ली यूएस की, यूरोपियन यूनियन की, यूके की, मिडल ईस्ट की, इजराइल, ईरान, ऑल ऑफ दैट. अब मुझे समझाइए कि इंडिया इस टाइम पे कौन सी चीज़ में बहुत अच्छा है आपके हिसाब से, कौन सी चीज़ में अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है. देखिए, इस समय भारत इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर. ओके, पहली बात तो ये है, यूएस बहुत प्रेशर अप्लाई कर रहा है, चीन भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है. यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के. दे आर एडवर्सरीज. दे डोंट अग्री ऑन एनीथिंग बट दे अग्री ऑन वन थिंग: इंडिया मस्ट नॉट राइज. इंडिया मस्ट नॉट राइज. या, सो इसलिए दे बोथ कोऑपरेट इन पाकिस्तान एंड सो ऑन.
ओके तो वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो टफ सिचुएशन है वो और टफ होने वाला है. ओके, द नेक्स्ट 3 to 20 years आर गोइंग टू आइदर मेक इंडिया और ब्रेक इंडिया. मेक इंडिया, अगर हमने अपना काम सही से किया नेक्स्ट 20 वर्ष में, वी विल बिकम अनटचेबल. वी विल बिकम सो बिग दैट नोबडी कैन बुली अस. ओके, सिंपल बात है. देखिए अभी हमारा इकोनॉमी लगभग 6 से 8% ग्रो कर रहा है. 20 वर्ष ये चला तो सोचिए हम कहाँ होंगे. ऑल दैट वी हैव टू डू इज कीप आवर हेड्स डाउन एंड work as hard as possible on our industry, on our manufacturing, on everything that produces value for us and for possibly the world. ये हमें करना है सबको कुल मिला के. गवर्नमेंट हैज टू मेक इट इजी फॉर अस टू वर्क, राइट. ये सिंपल बात है, क्योंकि अगर आपका जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, प्रोपोर्शनली आपका मिलिट्री पावर भी बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास और रिसोर्सेज होंगे और पैसे होंगे टू डू दैट. तो ये सिंपल सी चीज हमें करनी है, लेकिन हर कोई चाहता है ये सब नहीं हो. सो दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग इट. अगर हम 20 वर्ष में ये कर नहीं पाए, और अगर हमें 20 वर्ष में ग्रो करना है इस प्रकार से, वी हैव टू इंश्योर वी आर नॉट कॉट इन सम काइंड ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट. ओके, नथिंग मेजर, कोई मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए. Otherwise, it will derail our growth trajectory. Potentially, it could derail our growth trajectory unless it gives rise to a massive military industrial complex which can boost the GDP. It depends on how it goes. But ideally, हमें कोई military engagement नहीं चाहिए, major military engagement. तो ये है. But जो पावरफुल राष्ट्र है चाइना और यूएस, वो तो चाहते हैं कि हम ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में असफल हो, और वो हर चीज कोशिश करेंगे. मिलिट्री की बात की ना, तो आई वाज रीडिंग इट. हाँ जी, यूएसए स्पेंड्स ऑलमोस्ट $1,000 billion. 1 trillion roughly. 1 trillion वो उनका roughly. white budget है. They also have black budget that is not announced. Correct. And India, again, white budget is around $86 billion that they spend on the military. Yes. But the fact to note here is, जो USA $1 trillion spend करता है, $1,000 trillion, उसमें majority goes into the research and development and expansion of the technologies. No salaries, no pensions. बहुत कम है वो. लेकिन इंडिया का जो $86 billion है ना, 95%, 90% is going into the salaries. देखो, बिकॉज हमारा, अगर हम मैन पावर की बात करें, तो चाइना इज नंबर 1 in terms of the number of people working in the military. इंडिया इज एट सेकंड नंबर. लेकिन उसी की वजह से हमारा बजट ऑब्वियसली बहुत कम है, और मैन पावर के केस में सबसे ज्यादा है, तो हमारा स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. 1958 में 2 ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना हुई थी. यूएस में डार्पा, या आपने सुना होगा, डार्पा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, या, और भारत में डीआरडीओ. डार्पा एंड डीआरडीओ बोथ वर एस्टैब्लिश्ड इन 1958. डार्पा ने क्या क्या टेक्नोलॉजीज दिए यूएस को, stealth technology and so much more. The best, most cutting edge, bleeding edge military technologies in the world that have made the US a superpower. ये सब DARPA ने प्रोड्यूस किया है. DRDO में साइंटिस्ट तो बहुत अच्छे होंगे, इंजीनियर्स तो बहुत अच्छे होंगे, बट DRDO is trying always at any given point in time to replicate what others have done 20-30 years ago. Okay? पहली बात ये है. दूसरी बात, DARPA का बजट कितना होगा? रफली $3 billion, रफली. I may be off by maybe $1 billion. Let's say $4 billion है DARPA का बजट आज. DRDO का बजट उससे आधा है. Not 10 times less. Yeah. Only half, which is Only good. half. Which is great. अगर DARPA का $4 billion बजट है, DRDO का $2 billion बजट है. So we are putting a lot of money in scientific research and development. अब आप ये देखिए, DARPA के कितने एम्प्लॉयज है? 150. DRDO का 30,000 एम्प्लॉयज है, जिसमें 5,000 साइंटिफिक है. बाकी कौन है पता नहीं क्या है. तो घूम फिर के क्या सारी कर रहे सैलरीज हैं? वहीं जा रही है, फिर सारा पैसा सैलरीज में ही जा रहा है. आपको 25,000 नॉन साइंटिफिक एम्प्लॉयज क्यों चाहिए? क्या कर रहे हो? बिकॉज वो जो पॉलिटिक्स वोट मांगते टाइम जॉब्स प्रॉमिस की थी, वो भी तो देनी है ना. This is how India sabotages India. This structurally we are set up to design, we are designed to fail. सब कुछ हमारे पास है, पैसा है, सब कुछ है, but we are wasting it in the wrong directions. ये सब प्रॉब्लम्स है भारत में. If India can get things right, India will surpass everybody. How do you think India can get things right? You will need the right kind of leadership. देखिए, हमें किस प्रकार की लीडरशिप की जरूरत है. I'll give you a few examples. चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क द ग्रेट, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजेंद्र चोला. इस कैलिबर के लीडर की आवश्यकता है भारत को. Then India will get everything right. And those who are standing in the way, they will be dealt with within India. Yes. What do you think they will do better than the existing regimes? Clean up the job, clean up the shop. Get rid of the major. देखिए भारत में. But the problem is every government that comes, they say we have cleaned up. देखिए, I'm saying we want somebody like चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, शिवाजी महाराज, राजेंद्र चोला, लॉर्ड कृष्णा.
ये सब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स थे क्या? Hmm. ना, दे वर डिक्टेटर्स. So dictatorship is good for the nation. Only if it is a benevolent dictatorship. We don't want Idi Amin. We don't want Gaddafi. तो इसीलिए आपको लगता है चाइना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है? Of course. Because of the dictatorship. Of course. Why did Singapore progress from third world to first world in 20 years? Lee Kuan Yew was a benevolent dictator. ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है. So you need a benevolent dictatorship. Dictatorship क्यों चाहिए? क्योंकि it gives you stability, political stability. अगर आपने एक पॉलिसी शुरू की है, it will be continued until it achieves the objectives. 5 साल में चेंज नहीं हो जाएगी. या नाम नहीं बदला जाएगा खाली दिखाने के लिए. हाँ. और करप्शन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा. These are the benefits of a good benevolent dictatorship. हमारे जो जितने भी मोनार्कीज थे, जितने भी राजा थे हमारे, वो सब डिक्टेटर्स ही थे. हमारे हिस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ द किंग्स हैव बीन गुड किंग्स. बुरे किंग्स बहुत कम मिले. कंस मामा बहुत कम मिले हमें. राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन योर कल्चर एंड सिविलाइजेशनल वैल्यूज. अगर हम कंट्रोल की बात करें, जैसे हमने बात किया था हु कंट्रोल्स द वर्ल्ड ऑर्डर, इज देयर एनी एरिया वेयर यू थिंक इंडिया कैन कंट्रोल समथिंग करंटली एज इट इज? देखिए, अगर आप, मैंने कहा कि वेस्टर्न यूरोप में सबसे मेजर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स. गल्फ रीजन में सबसे मेजर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स. आज भारतीय सब कॉन्टिनेंट में सबसे मेजर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स. बट अगेन भारतीय मेजर सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान में भी तो कंट्रोल यूएस का ही है देखा जाए. वही तो मैं कह रहा हूँ. हाँ, उसमें हम है, लेकिन हम उनको कंट्रोल नहीं कर रहे. एग्जैक्टली. तो हमारे पूरे पेरिफेरी को कंट्रोल कर रहे हमारे ही क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट्स. तो हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं इस समय? हमें कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी बाय एक्सपांडिंग आवर पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज. उसके लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेगी. सबसे पहले नेवल आर्म को बूस्ट करना पड़ेगा. वी नीड एटलीस्ट 50 सबमरीन्स. वी नीड एटलीस्ट 200 वॉरशिप्स. उससे पूरा इंडियन ओशन रीजन में हर जगह आपको इंडियन शिप्स दिखेंगे. देन वी कंट्रोल द रीजन. दूसरा, स्पेस कैपेबिलिटीज. अभी आप अर्थ ऑर्बिट में कितने 20-30 हजार स्टारलिंक सैटेलाइट्स है जो सब कुछ देख सकते हैं. हमारे कितने हैं? हम साल में कितने लॉन्च करते हैं रॉकेट? 5, 3, 4, 5, आई डोंट नो. स्टारलिंक हफ्ते में 2 करता है. आई मीन स्पेसएक्स हफ्ते में 2 करता है. वी हैव टू बिकम अ मेजर स्पेस पावर. हमारे पास सारे के सारी कैपेबिलिटीज है. इसरो है, इतने अच्छे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, साइंटिस्ट्स है. व्हाई डोंट वी डू इट यार? ओके. एंड वी आल्सो हैव टू ऑगमेंट आवर एआई एंड रोबोटिक्स कैपेबिलिटीज. आज अगर आपने यूक्रेन युद्ध देखा, उसमें सारा वॉरफेयर ऑटोनोमस या फिर रिमोट कंट्रोल वॉरफेयर हो रहा है. करेक्ट. We need to ensure we are not left behind and we are doing good progress on that. Operation Sindoor में सब कुछ काफी कुछ automated था. हमारा air defense system is probably the best battle tested air defense system in the world, even though it has some elements of जुगाड़. It's fine, good जुगाड़. So we have all the ingredients. लेकिन हमें ये सब करना है. उसमें इन चीजों में हमें फोकस करना है. इसमें हमें resources invest करने होंगे. If we do it, we can control much of the world. आज की डेट में आपने 2022 में ट्वीट किया था एक, जिसमें आपने लिखा था India has no allies. Yes. Anything changed now in 3 years? Nothing has changed. India has no allies. कोई भी नहीं, एक भी नहीं. No allies. India has no allies. Friends? We have friends. We have nations who have goodwill towards us. But those nations, if they come under arm twisting by the US, they will do what the US says. We need allies. But इस समय we can't have allies. See, we have a very robust and very beneficial relationship with Russia, which is it's not an alliance. And that's mostly because of the defense. डिफेंस एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट. देखिए, हमारा रिलेशनशिप विद यूएसएसआर 20वीं शताब्दी से है एंड यूएसएसआर हैज बिकम टुडेज रशिया. और पूरे हिस्ट्री में इस रिलेशनशिप के नाइदर नेशन हैज डन समथिंग दैट विल जेन्युइनली हार्म द अदर. वो ट्रस्ट है. वो ट्रस्ट बहुत, इट इज अ वेरी हार्ड टू अर्न ट्रस्ट दैट वी हैव. सो हम समझते हैं रशियंस को. रशियंस अंडरस्टैंड अस. हम समझते हैं कि उनके क्या कोर इंटरेस्ट्स है और उनके क्या प्रॉब्लम्स है. वो भी समझते हैं हमारे क्या कोर इंटरेस्ट है, हमारे क्या प्रॉब्लम्स. क्या है रशियंस के कोर इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम्स? रशिया के कोर इंटरेस्ट है टू इंश्योर दैट इट डजंट गेट एनसर्कल्ड बाय पावरफुल नेशंस. देखिए, जैसे यूक्रेन में जो यूएस ने किया था, द अमेरिकन्स डिड अ रेजिम चेंज इन यूक्रेन. जो डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी यूक्रेन की, उसको हटाया 2014 में और एक पपेट रेजिम बिठा दिया. और फिर यूक्रेन वाज ट्राइंग टू गेट इनटू नेटो एंड ईयू, जिसका क्या आउटकम होता? You would have NATO, which means American nuclear weapons on Russia's borders. That is a red line. तो ये सारे रेड लाइन्स हैं. और दूसरा एक चाइना का भी, रशिया एंड चाइना आर नॉट फ्रेंड्स. ओके, दे आर गोइंग टू बी एडवर्सरीज लॉन्ग टर्म. तो रशिया के भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं. ओके, देयर आर अदर नेशंस दैट वांट रशियन टेरिटरी. बहुत सारा रशियन टेरिटरी है. देयर आर नेशंस हु वांट रेजिम चेंज इन मॉस्को. पुतिन को हटाना चाहते हैं. तो ये सब रशिया के प्रॉब्लम्स है. रशिया के कोर इंटरेस्ट भी, एज यू से, लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी ऑफ द नेशन. एंड वी नो हमारा इंटरेस्ट क्या है. सो रशिया इंडिया अंडरस्टैंड ईच अदर्स इंटरेस्ट्स, दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स रेड लाइन्स. और हमारा और रशिया के बीच में कोई मेजर डिस्प्यूट है ही नहीं. सो वी आर लॉन्ग टर्म पार्टनर्स.
ऐसे और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट रशिया जैसे ही रिलेशंस हैं? नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है? नहीं, बिकॉज नो अदर नेशन इज ऑफ रशियाज मैग्नीट्यूड. हम्म. छोटे मोटे राष्ट्र दे अनफॉर्चुनेटली वो मैटर नहीं करते जियो पॉलिटिक्स में, राइट. है ना. ये राइट. एंड व्हाट अबाउट आवर एनिमीज? एनिमीज. हु डू यू थिंक आर एग्जिस्टिंग एनिमीज? देखिए इस समय अगर आप देखेंगे तो जियोग्राफिकली चाइना क्लियरली दिखता है. इट इज एन एडवर्सरी ऑफ इंडिया. चाइना ऐसा यूरेशिया चाहता है वेयर चाइना इज द ओनली मेजर पावर. कोई और मेजर पावर नहीं होना चाहिए, विच मीन रशिया इज अ प्रॉब्लम, इंडिया इज अ प्रॉब्लम. तो रशिया को बाद में देखेंगे, पहले इंडिया को तोड़ना चाहेंगे वो. और चाइनीज जनरल्स ने वाइट पेपर्स और ऐसे ऐसे पेपर्स पब्लिश किए इन द पास्ट जिसमें इन्होंने एडवोकेट किया था इंडिया नीड्स टू बी ब्रोकन अप, बाल्कनाइज्ड. सो चाइना इज अ मेजर एडवर्सरी फॉर इंडिया. ओके, अगर हम चाइना से अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं, वी नीड टू ग्रो एंड बिकम मोर पावरफुल. चाइना ओनली रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ. अगर आप डरावने हो तो चाइना आपसे अच्छा बिहेवियर करेगा, ये बात है. दूसरे एडवर्सरीज छोटे मोटे पाकिस्तान एटसेट्रा, राइट. और एक और मेजर नेशन है जो चाहता नहीं कि इंडिया ग्रो करे, वही यूनाइटेड स्टेट्स. उसको आप एडवर्सरियल रिलेशन देखेंगे, उस प्रकार से देखेंगे तो यू कैन इफ यू वांट, बिकॉज दे डोंट वांट इंडिया टू ग्रो, दे आर ट्राइंग टू हैम्पर इंडियाज प्रोग्रेस इन वैरायटी ऑफ वेज. तो ये सब है. व्हाट अबाउट द इक्वेशन विद बलोचिस्तान? क्या बलोचिस्तान? जो पीछे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देयर वाज लॉट ऑफ रूमर्स दैट इंडिया आल्सो वांट बलोचिस्तान टू बी फ्री सो दैट पाकिस्तान कैन हैव एनसर्कल्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स इंक्लूडिंग बलोचिस्तान. जैसे अफगानिस्तान तो हमारे साथ अच्छा ही है, जी हाँ. तो एक तरफ से अफगानिस्तान हो गया, एक तरफ से बलोचिस्तान, और यहाँ से तो इंडिया है ही. या ठीक है, ये सब हम बात कर सकते हैं, हाँ. बट हाउ विल यू डू इट? जैसे यूएस करता है नेपाल में, बांग्लादेश में. देखिए यूएस हैज इंटरेस्ट इन बलोचिस्तान नाउ, रेयर अर्थ्स, ऑयल एंड गैस. यूएस क्यों जाने देगा बलोचिस्तान को पाकिस्तान के हाथ से? पॉसिबल ही नहीं है. और बलोचिस्तान कॉम्प्लिकेटेड इशू है. बलोचिस्तान आधा ही पाकिस्तान में है, बाकी आधा ईरान में है. अगर हम बलोचिस्तान इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करेंगे तो वी आर ऑल्सो इनडायरेक्टली सपोर्टिंग बलोचिस्तान इंडिपेंडेंस फ्रॉम ईरान. राइट. बट ईरान तो हमारा अच्छा रिलेशनशिप है हमारा. व्हाई विल यू ट्राई टू डिस्टेबलाइज ईरान? समझिए, इट्स कॉम्प्लिकेटेड. ये सब बातें करने को अच्छी बात है, बट इस समय वी शुड डू यू नॉट. थिंक बलूचिस्तान विल गेट इंडिपेंडेंस एट ऑल? डज इट सीम लाइकली? समडे इट विल. Someday it will. Someday. So you're confident about that? Oh, 100%. ऐसा क्यों लगता है और आपको? क्योंकि पाकिस्तान आर्टिफिशियल टेम्पररी नेशन है. पाकिस्तान इज नॉट अ नेचुरल नेशन. भारत एक नेचुरल सिविलाइजेशनल क्षेत्र है. पाकिस्तान को उसमें से आर्टिफिशियली काटा गया. उसमें खैबर पख्तूनख्वा रीजन है जो पाकिस्तानी नहीं है, वो पंजाबी नहीं है, वो पश्तून है. दे वांट टू गो बैक टू अफगानिस्तान. उसको पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है. बलोचिस्तान वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया इन द 1940s. शाह, उनके जो खान थे, खान ऑफ कलात एक्सेट्रा, उन्होंने मर्जर एग्रीमेंट साइन किया था. नेहरू जी का नहीं चाहिए. ओके, फिर जिन्ना ने उसके ऊपर इन्वेजन करवाया बलोचिस्तान पे. सो बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, दीज नीड टू बी इंडिपेंडेंट नेशंस फॉर 50-100 years. उसके बाद विल थिंक अबाउट इट. But why would Iran do it? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ईरान एंड बलोचिस्तान, वी आर टॉकिंग पाकिस्तान. Pakistan, Balochistan. जी हाँ. And would they want to be independent or they would want to join Afghanistan? बलोचिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्यों ज्वाइन करेगा? वहाँ तो पठान हो गए, बलोची तो नॉन पठान से. नॉन पठान से. बलोचीज आर मोस्ट क्लोजली, अगर आप कल्चरली देखेंगे, दे आर मोस्ट सिमिलर टू सिंधीज एंड कच्छीज, नॉट द पश्तून्स. पश्तून्स आर लाइक नॉर्थ इंडियंस. पश्तून का भी ओरिजिन इंडियन ही है. सो बलोचिस्तान विल नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ पश्तूनिस्तान और अफगानिस्तान. एंड व्हाट डू यू सी हमारी इक्वेशन नेपाल और बांग्लादेश के साथ कैसे रहने वाली है अगले 5-10 साल? अभी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि दोस कंट्रीज आर नाउ कंट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स. एंड the only reason they are controlled is because they want to contain India. और कोई रीजन नहीं है. और कोई रीजन नहीं है. और ऑब्वियसली नेपाल में चाइना का भी फैक्टर आता है क्योंकि नेपाल में बहुत समय तक कम्युनिस्ट रूलर्स थे who were very closely aligned with China, और भारत से इतना अलाइन नहीं थे. तो ये सारा प्रॉब्लम हमने ही खड़ा किया है. लेकिन नेपाल में एक राजतंत्र हुआ करता था, नेपाल के राजा हुआ करते थे, और 1990s में एक माओइस्ट इंसर्जेंसी शुरू हुई नेपाल में, जिसको चाइना से उनको मॉरल सपोर्ट मिला. लेकिन अलेजेडली रॉ ने उस माओइस्ट इंसर्जेंसी को सपोर्ट किया. रॉ ने उस समय के जो हमारे जो भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रॉ को कहा कि इस माओइस्ट इंसर्जेंसी को सपोर्ट कीजिए, और इवेंचुअली नेपाल की मोनार्की खत्म हो गई और उनका जो रॉयल फैमिली है उसका सर्वनाश हो गया. तो हमने ही ये सिचुएशन खड़ा किया नेपाल में. मतलब हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जी जो भी थे, उन्होंने ये सब करवाया. ये रॉ के एक्स चीफ ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ. ओके, इट इज पब्लिश्ड, यू कैन लुक, द ऑडियंस कैन लुक इट अप. कौन थे वो रॉ के हेड मुझे याद नहीं है, बट यू कैन लुक इट अप. रॉ के एक्स हेड ने नेपाल के बारे में माओइस्ट इंसर्जेंसी में भारत का इन्वॉल्वमेंट क्या था, रॉ का इन्वॉल्वमेंट क्या था, उन्होंने इसके बारे में कई बार बोला है. सो नेपाल का प्रॉब्लम हमने ही खड़ा किया, एंड नाउ वी आर पेइंग फॉर इट. वी आर पेइंग द प्राइस. अगर मैं एंड में आपसे पूछूं सिर्फ एक वन वर्ड में आंसर, जी, करंट स्टेट में, हालांकि आपने पूरी कॉन्वर्सेशन में वो बात कर ली है,
बट आज की डेट में हु इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड ऑर्डर? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स। यस। क्या लगता है आपको आने वाले 10 साल के बाद कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दैट विल चेंज? 85%। 85% प्रोबेबिलिटी है कि वो चेंज हो सकती है, हाँ, एंड हु मतलब विल बिकम द नहीं, रिप्लेसमेंट? इसका मतलब ये नहीं कि somebody else will control the entire world. हाँ, It means the world will bifurcate or trifurcate. गॉट इट, Yeah. मेक सेंस। मजा आया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कुछ आपको बोलना है ऑडियंस को? नहीं जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट वाज अ ग्रेट प्लेजर। बहुत मजा आया मुझे भी बात करने में आपसे। थैंक यू। थैंक यू।